नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के सीधे सवालों की चोट अब बीजेपी पर बहुत गहरी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर अडानी को लेकर सवाल किया है और इसका जवाब देने की जगह बीजेपी अब पुराने घिसे पिटे आरोप लगाने में जुट गई है। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर जाने वाले थे और उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, सीईसी की बैठक, माफी चाहता हूं, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी जो है उसकी बैठक थी, चुनाव समिति की बैठक थी, जिसमें खासकर जो 5 राज्यों के चुनाव होने उस पर उसके कैंडिडेट्स की घोषणा के लिए और कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं इस पर बैठक चल रही थी। लेकिन उस बैठक को छोड़कर राहुल गांधी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। तेलंगाना पहुंचने से पहले भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, क्योंकि 3:30 बजे राहुल गांधी को तेलंगाना के लिए निकलना था। इस बार राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर कोयले के दाम बढ़ाकर दिखाने और फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। पिछले 3-4 दिनों से आप सुन रहे होंगे दोस्तों कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में अडानी के ऊपर पूरा का पूरा एक बड़ा खुलासा है। उस खुलासे को लेकर, क्योंकि उस खुलासे पर हिंदुस्तान का मीडिया कुछ नहीं कह रहा था, थोड़ी बहुत आपने, हम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जो चैनल्स हैं उन पे आपने कुछ खबरें देखी, लेकिन उसके अलावा और कहीं कोई खबर नहीं थी। ऐसे भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ये राहुल गांधी को भी अब मान लेना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हम जैसे जो चैनल्स हैं वही हो गए हैं, तो उनको भी अब उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 10 साल से जब आपके पक्ष में कोई खबर आई ही नहीं, दिखाने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी, तो क्यों आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। खैर, ये उनका मामला है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं सीधा आज क्या कुछ हुआ। राहुल गांधी के ये आरोप जो हैं कि अडानी साहब महंगी कीमत, सस्ती कीमत पर कोयला खरीदते हैं, महंगी कीमत पर बेचते हैं और बिजली की हिंदुस्तान में और बिजली की कीमत भी बढ़वाते हैं। ये आरोप ब्रिटेन के अखबार, जैसा मैं कह चुका हूं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर थे और राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को दिखाकर यही सवाल सरकार से किया, मोदी सरकार से किया कि वो इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं है, मोदी चुप क्यों है। राहुल ने कहा कि ये मोदी की साख का सवाल भी है, फिर भी वो अपनी साख नहीं बचा पा रहे हैं। और इस खुलासे के बाद राहुल गांधी ने सवालों के जवाब भी दिए। पत्रकारों ने राहुल गांधी से कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछे, उसके भी सीधे जवाब राहुल गांधी ने दिए। आइए सबसे पहले इस खुलासे पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, इसको पहले देख लेते हैं। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत अडानी जी हैं। तो साफ सीधा आरोप, लेकिन ये आरोप राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पर्सनली नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज न केवल सरकार पर बल्कि मीडिया पर भी सवाल उठाए कि यहां का मीडिया इस बढ़ी हुई बिजली की कीमत के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलता है, कुछ क्यों नहीं दिखाता है, जबकि ये गरीबों का सवाल है। राहुल से शरद पवार और अडानी की मुलाकात पर भी सवाल किए गए और पूछे गए ये सवाल कि आखिर शरद पवार के बारे में और उसमें भी अडानी साहब के साथ में शरद पवार की जो मुलाकात होती है, इसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं। राहुल ने सीधा जवाब दिया कि मैंने शरद पवार से यह सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, शरद पवार अडानी को बचा नहीं रहे हैं, पीएम मोदी बचा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल मोदी जी से पूछा है, न कि शरद पवार से। अगर शरद पवार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते और अडानी को बचा रहे होते तो मैं ये सवाल शरद पवार से पूछ रहा होता। आइए सुन लेते हैं। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Sharad Pawar is not protecting Mr. Adani. Mr. Modi is. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question.
तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आप सब जानते ही हैं कि वहाँ कौन लोग होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कौन से पत्रकार होते हैं जो ऐसे सवाल करते हैं। ये मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश होती है। हम भी पत्रकार हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कैसे मूल मुद्दे से आपको भटका कर कहीं और ले जाया जाए। सवाल यहाँ अडानी और मोदी के रिश्ते पे है। सवाल यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसका है। इस बारे में तो पहले से बात मैं पूछ ही रहा हूं, लेकिन ये 12,000 करोड़ का एक और घोटाला सामने आया है, और इस घोटाले को अडानी के मामले में इसका खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स जो ब्रिटिश अखबार है उसने किया है। तो इस पर सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, सवाल चाहे शरद पवार से या किसी और से नहीं पूछा जाना चाहिए। खैर, पत्रकार हैं, पूछने का, सवाल पूछने का हक है उनको। ऐसे ही सत्ता में आने पर क्या राहुल गांधी अडानी मामले की जांच करेंगे, यह सवाल भी पूछा गया, और इस सवाल का पर राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यह देश की जनता के पैसे का सवाल है। ये सुन लेते हैं। जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है। इशू वो है, और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी। देश की जनता का पैसा है, 32,000 करोड़ रुपए देश की जनता का चोरी किया गया है, और कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। जरूर जांच करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के सीधे सवालों के साथ साथ सीधे जवाब देने का यह तरीका बीजेपी को काफी परेशान कर सकता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने अब तक कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को कमजोर समझकर उन पर कई प्रहार किए थे 9-10 सालों में, आपने देखा। लेकिन अब राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह चुप नहीं रहने वाले हैं। चुनावों से पहले अडानी मामले पर राहुल गांधी का यह बड़ा हमला बीजेपी को और कमजोर कर सकता है, क्योंकि 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी पहले ही कमजोर दिख रही है। वैसे बीजेपी ने पलटवार करने की कोशिश की, और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि मैं राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलूंगा। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, यानी बीजेपी के पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो घिसी पिटी बातों को लेकर बैठ गई है। सवाल यहां क्या हो रहा है? सवाल हो रहा है अडानी ने 12,000 करोड़ रुपए का एक नया घोटाला कर दिया। ये तो सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने की जगह आप ये बता रहे हैं कि कौन जमानत पे है। मां बेटे दोनों जमानत पर हैं, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये मां बेटे जो है उनका ही बीजेपी का कथन है, वही मैं यहां सामने रख रहा हूं। तो पिछले 9.5 सालों में बीजेपी गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप अभी तक साबित नहीं कर सकी है, और अब भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो यहां कुछ न कुछ कहने, खुद के बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। खैर, इधर तेलंगाना में तो मोदी सेल्फ गोल कर ही चुके हैं। आप सबने देखा जब उन्होंने कह दिया था कि केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, बीआरएस के नेता हैं, उन्होंने एनडीए का हिस्सा बनने की बात कही थी, और हमने यानी मोदी जी ने मना कर दिया था। दरअसल मोदी ने राहुल की बात को ही सही बता दिया था कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। अब आज केसीआर की बेटी के कविता ने राहुल और प्रियंका गांधी की तेलंगाना यात्रा पर कहा है कि मैं राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी कहना चाहूंगी, क्योंकि वे केवल चुनाव के दौरान ही राज्यों का दौरा करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी इसका जवाब दे दिया है कि तेलंगाना का गठन सोनिया गांधी की पहल पर ही हुआ है, इसीलिए इलेक्शन गांधी जैसे आरोप बेबुनियाद हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि मिजोरम के 2 दिन के दौरे के बाद अब राहुल गांधी 3 दिन तक तेलंगाना में रहने वाले हैं। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, न्यूज पॉइंट आप देख रहे हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलुगु में रोड शो कर रहे थे, और उसके ठीक बाद अभी अगर मैं चाहूंगा कि हमारे साथी प्रोडक्शन के साथी दिखा पाएं, सीधा चलते हैं हम। राहुल गांधी इस वक्त भाषण दे रहे हैं, जरा भाषण के एक अंश को दिखाते हैं, छोटा सा भाषण, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जरा सीधा लाइव ले चलिए 15,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ధాన్యానికి అదనంగా బోనస్ గా క్వింటాల్కి 500 రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి గ్యారంటీస్ ని ప్రకటించిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్ని ప్రజలందరికీ తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్.
గౌరవ పిసిసి అధ్యక్షులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तो इस वक्त राहुल गांधी का भाषण खत्म हो चुका है और बाकी लोग जो हैं भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण से पहले प्रियंका गांधी ने भी भाषण दिया। थोड़ी देर बाद उस अंश को आप लोगों के सामने पेश करेंगे हम। तो राहुल और प्रियंका मुलुगु में यहां एक रोड शो के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए और आज रात भोपालपल्ली में राहुल गांधी रुकेंगे। कल 19 तारीख को यानी 19 अक्टूबर को राहुल गांधी सरकारी खनन कंपनी सिंगरेली कोलियरीज के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कोयला का वहां और कोयले की बात आज कर रहे थे राहुल गांधी। कोयला चोरी का आरोप लगा हुआ है अडानी के ऊपर और पेद्दापल्ली और करीमनगर में भी राहुल गांधी की मीटिंग होगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। 20 तारीख यानी परसों राहुल गांधी को जगतियाल में किसानों की एक रैली के अलावा आरमूर और निजामाबाद में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होना है। 3 दिनों में राहुल गांधी जिन विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे वहां तो कांग्रेस का असर बढ़ेगा ही, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये 3 दिनों में 8 लोकसभा क्षेत्र, 8 लोकसभा को कवर करने वाले हैं राहुल गांधी। और एक लोकसभा में कम से कम गिरी से गिरी हालत में 5 से 8 विधानसभा आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया राहुल गांधी अपने इन 3 दिनों में कवर करने वाले हैं और लोगों से मिलने वाले हैं, बेरोजगार युवाओं से मिलने वाले हैं, किसानों से मिलने वाले हैं, हल्दी के किसानों से भी मिलने वाले हैं और शुगर केन के किसानों से भी यानी गन्ना किसानों से भी मिलने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी वहां कोयलरीज के लोगों से भी मिलने वाले हैं। ये तमाम बातें यहां और इसी कारण शायद के कविता ज्यादा परेशान हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो सब आप लोगों ने सुन ही लिया है। राहुल गांधी का असर और कांग्रेस का असर तो बढ़ेगा ही इस पूरी यात्रा में, लेकिन इसके साथ ही बाकी राज्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आजू बाजू में आप जानते हैं कि बगल में ही छत्तीसगढ़ है और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई है। 53 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। पहले 30 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने की थी और अभी 53 यानी 53 की घोषणा अभी हुई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 90 में से जो 83 सीटें हैं उसकी घोषणा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने कर दी है। बीजेपी पहले 85 सीटों पर घोषणा कर चुकी है और बीजेपी अभी 5 सीटों पर घोषणा करना बीजेपी का बाकी है। आइए दोस्तों, बहुत कुछ है और जैसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे उसमें भी बहुत कुछ आपके सामने हम लेकर आएंगे। इस न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के चौतरफा वार से बच पाएगी बीजेपी? क्या चुनावों के पहले मोदी से सवाल करके राहुल ने हासिल कर ली है बढ़त, यानी कि कांग्रेस यहां बढ़त पे है? बहुत सारे सवाल और फिर से यहां अडानी का मसला क्या मायने रखता है? क्या गुल खिलाएगा अडानी का मामला आने वाले चुनाव में? पिछले चुनाव में भी अडानी का मामला सामने आया था और इस वक्त जब चुनाव की बात हो रही है तो बार बार हर जगह राहुल गांधी कर्नाटक का जिक्र भी कर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें लगातार और घटनाक्रम ऐसे भी बदलते रहना है क्योंकि चुनाव का वक्त है। एक तरफ इजराइल आप देख रहे हैं, रात को अचानक खबर मिली कि गजा पट्टी पर एक अस्पताल पर हमला कर दिया गया है। हमला किसने किया इसकी बात चल रही है। 500 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही थी रात को ही, लेकिन अब कहा जा रहा है 500 नहीं 300। 500 हो या 300 हो या 3 हो या 2 हो या 1 हो, लेकिन किसी की अकाल मौत जो है वो अच्छा नहीं होता। खैर, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, एक अलग से वीडियो में रोज बना रहा हूं, उसको जरूर देखिए हमारी राय। लेकिन यहां हम चर्चा देश की सियासी हलचल जो है उस पर कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये वार अडानी पर क्या गुल खिलाएगा? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अभी तक देश की जनता ये सोच रही होगी कि उनकी आमदनी कम क्यों होती जा रही है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है और परचेजिंग पावर घटने के बावजूद महंगाई कैसे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे देश की जनता को यह पता चल रहा होगा कि उसकी किस प्रकार से लूट हुई है। देखिए, जितने भी देश पे रेगुलेटर्स बनाए गए, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस हो, आरओसी हो, सेबी हो, जितनी भी संस्थाएं बनाई गई वो ये बनाई गई कि जो छोटे निवेशक हैं उनकी हितों की रक्षा करने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई। आपने देखा पिछले 4-5 साल के अंदर ईडी ने जिन लोगों पे रेड किया, कहीं 50 करोड़ का मसला, कहीं 25 करोड़ का मसला, कोई आरोप लगा दिया। एक
जो एक्यूज्ड पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने आरोप लगा दिया। होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के ऊपर 1.5-2 साल वो जेल में रहे। लेकिन यहां पे जब सारे विश्व के अखबार और वित्तीय संस्था ये आरोप लगा रही हैं कि किस प्रकार का गोलमाल हो रहा है, तब ये जांच एजेंसी तत्परता से काम क्यों नहीं कर रही, ये प्रश्न उठता है। खैर, अब जो मुद्दा उठा कि जो इंडोनेशिया से कोल आया, देखिए राजीव जी, एक इसमें कैच और बहुत बड़ा है जी। केवल सवाल ये नहीं है कि ओवर इनवॉइस करके कोयले को देश के उपभोक्ताओं को लूटा गया और उनसे पैसा लिया गया। हरियाणा में भी, जहां मैं रहता हूं, हमसे भी ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं, और जब भी हम लोग पूछते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किस बात के हैं, उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। लेकिन अब पता चल रहा है कि क्या घोटाला हुआ है। देखिए, 100 रुपए का कोयला किसी उद्योगपति ने इंडोनेशिया से खरीदा। अगर वो 100 रुपए का कोयला उसने खरीद कर यहां 200 रुपए का यहां की संस्थाओं को बेचा होता, यहां के पावर प्लांट्स को बेचा होता, तो ये 100 रुपए का फायदा इस अडानी की इंडियन कंपनी को मिलता। यहां ये नहीं हुआ। यहां क्या हुआ, 100 रुपए का कोयला खरीदा और उसके बाद एक चीज जो आरोप लगा है, जो फाइनेंशियल टाइम्स कहता है, जो विदेशी और वित्तीय संस्था बता रही हैं, वो ये कहती हैं कि अगर किसी चीनी नागरिक को वो कोयला 100 रुपए का खरीद कर इंडोनेशिया में उसको 190 रुपए का बेचा गया और उन्होंने 190 में 200 रुपए का यहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेचा, इसका मतलब यह है कि फायदा जो कमाया वो विदेशी कंपनियों ने कमाया। अगर विदेशी कंपनियों ने पैसा कमाया, इसी को हवाला कहते हैं, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब यह हुआ कि अगर देश की कंपनी ने फायदा कमाया होता तो उसको इनकम टैक्स देना होता, लेकिन अगर वो फायदा विदेशी कंपनियों को चला गया, पैसा वहां पे जनरेट हुआ, ब्लैक मनी जनरेट हुआ, और उसके बाद वो पैसा हवाला के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, शेल कंपनीज के माध्यम से, जो आरोप लग रहे हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स और दुनिया के सारे वित्तीय संस्था आरोप लगा रहे हैं, अगर वो पैसा रूट होकर उन्हीं कंपनियों से, इनकी जो यहां पे लिस्टेड कंपनी से उसमें आया, इसका माने गोलमाल जो है केवल जनता को लूटने का नहीं है, उपभोक्ताओं को लूटने का नहीं है, बल्कि ब्लैक मनी के जनरेशन का है, हवाला ट्रांजैक्शन का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी को, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को, ईडी को अगर तत्परता से देश की संपदा को लूटने से बचाना है और गरीबों को लूटने से बचाना है, तो सभी संस्थाओं को त्वरित गति से ये सारी जांच करानी चाहिए। जांच के बाद अगर निकले कि अडानी जी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से जांच होनी चाहिए, जनता के सम्मुख होनी चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए, जिससे देश की जनता जिसकी आमदनी घट रही है, बढ़ रही है, उसके घर के खर्चे चलाने उसको मुश्किल हो रहे हैं, कम से कम उसे ये पता चले कि उसका पैसा कोई ऐसा पूंजीपति विदेशी दोस्तों के माध्यम से लूट तो नहीं रहा है और उसके जेब पे डाका तो नहीं डाल रहा है, उसकी जेब काटी तो नहीं जा रही है। ये देश की जनता का अधिकार है, मेरा जानने का अधिकार है कि मेरी आमदनी क्यों घट रही है और मुझे क्यों लूटा जा रहा है। एक बड़े पूंजीपति की संपत्ति बढ़ रही है और हम लोगों की आमदनी घट क्यों रही है, ये मुझे पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बात पता चलनी चाहिए। और साथ साथ ये भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, और राहुल गांधी 20,000 प्लस 12,000 करके 32,000 करोड़ रुपए जोड़ करके बता रहे हैं। तो ये 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए, यही बात यहाँ पूछी भी जा रही है। जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे भी समझूं कि क्या कुछ आप देख रहे हैं, और इस मसले का अगर राजनीतिकरण किया जाए, अगर चुनाव के हिसाब से देखा जाए, तो क्या यहां पर कांग्रेस का जो चौतरफा वार है, उसमें से एक वार यह भी है अदानी का मामला? देखिए, 20,000 करोड़ की तो राहुल गांधी पहले ही बात कर रहे थे, ये 12,000 करोड़ का मामला है। और स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो मामला इंडोनेशिया से चलता है जहाज में, और 30 शिपमेंट को इन लोगों ने ट्रैक किया है, फाइनेंशियल टाइम्स ने, और उनका शिप का वेट, उनकी जियो लोकेशन, इनवॉइस, सब कुछ ट्रैक किया है। सवाल ये है कि भारतीय जांच एजेंसियां इस पर कब निगाह डालेंगी। मीडिया तो जैसा आपने बताया कि मीडिया का एक हिस्सा सरकार पे लगा हुआ है और न मालूम किसके खर्चे पे वो इजराइल गए हुए हैं। तो
वो लौट आएंगे जल्द ही। दूसरा ये कि देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आते हैं, और उन असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट से कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी। जैसे अभी आप देखिए कि अडानी साहब के पिछले 5 दिनों, जब से ये फाइनेंशियल टाइम्स में आया है मामला, उनके शेयर्स बाजार में लगातार गिर रहे हैं। जब भी बाहर से कोई इंक्वायरी की बात आती है तो इनके शेयर्स गिरते हैं। और एक दो इंक्वायरी नहीं, हिंडनबर्ग हुई, जब मोदी साहब अमेरिका में थे तब अमेरिका के में जांच उनके वहाँ के इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गई, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गई। कई जांच रिपोर्ट अब बाहर से आ चुकी है। अब सवाल ये है कि अब कितनी और जांच चाहिए इनको, सेबी को या भारतीय जांच एजेंसियों को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ये तो सीधा सीधा ओपन एंड शट केस मनी लॉन्ड्रिंग का मालूम होता है, जैसा रिपोर्ट मीडिया में आई है, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है वो लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है कि उस रिपोर्ट में इतना तो मेरिट है कि उसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर जांच ही नहीं होगी तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है सही है, ये गोलमाल कर रहे हैं। अब मुंबई एयरपोर्ट पे भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दो इनकी डील्स पे इनके अकाउंट की जांच करनी शुरू की है। तो धीमे धीमे इनके ऊपर जो है चूड़ियाँ कसेंगी, और मुझे लगता है कि जब असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, और जैसे कि सर्वे बता रहे हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसे तमाम विश्लेषण आ रहे हैं, अगर असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट वैसे ही जाते हैं 5-0 या 4-1, तो मुझे लगता है कि अडानी के ऊपर चूड़ी कसने का काम हो सकता है कि शुरू हो। और जो राहुल गांधी बार बार जो 20,000 करोड़ की बात करते हैं, वो 20,000 करोड़ किसका है मालूम हम सबको है। जांच से सामने आ जाए कि किसका है, और वो पैसा कब बाहर गया, वो वापस क्यों नहीं आ पाया, ये तमाम सारे सब जांच के विषय हैं। और अडानी साहब ने इस बीच एक चैनल भी खरीद लिया। वो चैनल भी बिना डिस्क्लेमर के महुआ मोइत्रा पे तमाम तरीके के आरोपों पे बहस चला रहा है जी। उसको कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि वो अडानी का इन्वेस्टेड चैनल है, अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट है उसमें। ये तो लगाना चाहिए, ये तो पत्रकारिता का उसूल कहता है। बिल्कुल। बहरहाल अडानी रहेंगे लोकसभा के इलेक्शन तक ये खबरों में, और तेलंगाना में राहुल गांधी का भाषण आप सुनाएंगे, तेलंगाना की बात करेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी तेलंगाना में हैं और थोड़ी देर बाद हम राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश को जरूर आप तक पेश करेंगे। और उसके अलावा राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अडानी पर हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, और खासकर तेलंगाना जाने से पहले, लेकिन तेलंगाना में के कविता जो हैं वो हमला बोलती हुई नजर आई दोनों भाई बहनों पे, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे। और चुनावी गांधी, इलेक्शन गांधी इनको कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन गांधी की बात पर भी जवाब कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है, और चुनाव में ये वार पलटवार चलता रहेगा। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा है कि जो बातें यहां राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो मुद्दा, और बिल्कुल एक गरीबों का, उस तबके की बात जो जन जन तक पहुंच पाए, उन बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की समस्या या बिजली के बिल की समस्या बहुत है, लोगों के बीच है। अचानक किसी का बिजली बिल जो है बहुत ज़्यादा, हम देख लेते हैं ओवर इनवॉइसिंग का चक्कर जो है वो वहाँ भी दिखाई देता है। कई बार बहुत कुछ होता है, लेकिन इन सब की बातें राहुल गांधी यहाँ पहुँचा रहे हैं। मीनू जी, तो क्या यहाँ पर मीनू जी इसका असर जनता पे, आम जनता पे पड़ता हुआ राहुल गांधी की बातों का अदानी के मसले पे लगातार आज से बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कब से राहुल गांधी अदानी के मामले पे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में, इन 5 राज्यों के चुनाव में? कैसे देखती हैं? जी राजीव जी, इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल गांधी की,
ये बहुत जबरदस्त और सीधे सीधे असर डालेगी। देखिए, अडानी का जो ये प्रकरण है, ये जनवरी से चल रहा है, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। जब ये पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से लगातार चल रहा है और बहुत एक तहलका और एक जलजला सा आ गया था देश की राजनीति में, और बहुत चर्चाएं भी हुई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह होती रही। लेकिन अल्टीमेटली एक क्वेश्चन बार बार उठता रहा कि ये तो ठीक है, अडानी ने इस पैसे का घोटाला किया, लेकिन इसका आम जनता से क्या लेना देना? तो कि भाई आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका इलेक्शन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें राहुल गांधी ने बहुत ही होशियारी से सीधे सीधे बिजली के बिल से जोड़ दिया है। ये जो नया घोटाला सामने आया है, मतलब नया, वो तो 8-10 दिन पुराना गया है, लेकिन इसमें जो जोड़ा है साथ के साथ, उससे पब्लिक को सीधा लग रहा है। जैसे अभी स्वामी जी ने भी बोला, स्वामी जी तो बहुत ही जो एक क्लास अलग है इंटेलेक्चुअल्स की, लेकिन अगर स्वामी जी जैसे व्यक्ति ने भी सीधे जोड़ दिया, तो आप आम आदमी को सोचिए कि वो कितना सीधे सीधे जोड़ रहा होगा कि अरे भाई, ये तो अडानी की वजह से बिल बढ़ रहा है हमारा, या अचानक से कैसे ये 4-5 गुना बिल होने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा, इसको आप जो राहुल गांधी ने जो ये क्यों दिया है, अपने नेताओं को ये क्यों दिया है, और जो हमारे जैसे लोगों को दिया है, तो हमें इसे पकड़ के इसका प्रचार करना चाहिए। अभी 5 जो राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव हैं, यहाँ पे ये पांचों राज्यसभा चुनावों में इस मुद्दे को जोर शोर से इसी बिजली बिल से अटका के जोड़िए। आप 20,000 करोड़ को भूल जाइए, पहले आप सीधे ये कहिए कि बिजली का बिल आपका इसलिए इन्फ्लेटेड है। और आप ये देखिए, इस बिजली बिल का असर कितना है इस देश के आम मतदाता के ऊपर। आप देखिए कि कांग्रेस ने कर्नाटक में भी बिजली बिल की माफी में यूनिट्स के हिसाब से माफी दी, हिमाचल में भी दी, और अदर स्टेट्स में, इन 5 जो अपकमिंग स्टेट्स है असेंबली वाले, उसमें भी बिजली बिल की माफी दे रहे हैं। इट मींस बिजली का बिल जो है वो एक आम जन की लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखिए इसमें जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, सभी इस्तेमाल करते हैं बिजली। और अगर आपका इस तरीके से इन्फ्लेटेड बिल आ रहा है बिकॉज ऑफ किस कारण से, कि अडानी जी जो सस्ता आ सकता था कोयला, उसको पता नहीं कितना गुनी कीमत पे खरीद के और हम लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। जो राहुल गांधी ने बड़ी खूबसूरत बात, बहुत जबरदस्त बात कही, प्रभावकारी। उसने कहा कि आपके बिल में जो भी बिल आता है, उसका पैसा सीधा इसमें से इतना अडानी की जेब में जाता है। मतलब सरकार को उतना नहीं मिलता जितना कि अडानी उससे माला माल हो रहा है। और दूसरी बात इसमें एक और कही, जो पिछली बार में कमी रह गई थी, इस बार राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, हम सत्ता में आए तो हम जांच कराएंगे। पिछली बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आप ये तो बताइए, आप क्या करेंगे अगर सत्ता में आए अडानी का। तो इस बार राहुल गांधी ने कहा कि जांच कराएंगे। तो जनता को अब इस पे विश्वास पैदा हो रहा है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये इतने जबरदस्त पॉइंट्स हैं कि ये इसको जनता को सीधा क्लिक करेगा एकदम। इसको अब ये जरूरत है कि जो नीचे की लीडरशिप है वो इसको लेके जाए। रही महुआ मोइत्रा की बात, देखिए इसमें मेरा मानना ऐसा भी है थोड़ा सा कि जो महुआ मोइत्रा के ऊपर ये इन लोगों ने जो चला रखा है स्लग फेस्ट, और ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन महुआ मोइत्रा का किया है, देखिए इसमें 2 ही लोग थे जो अडानी के ऊपर ज्यादा हमलावर थे लोकसभा में। पहले तो राहुल गांधी, वो तो लोकसभा में भी और उसके बाहर भी और बहुत मुद्दत से हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर महुआ मोइत्रा ने इसको बहुत वोसिफरसली उठाया था इस मुद्दे को। तो अभी इन लोगों के पास कहीं से वो अधकचरा सा मुद्दा आया है, उसमें पर्सनल बातें ज्यादा है। मेरे हिसाब से इनके पास कोई ट्रेल नहीं है, केवल पर्सनल मुद्दे ज्यादा है उसमें। कि उसकी होता है ना कि औरतों के लिए तो खासकर, कि जब उसके ऊपर बस न चले तो उसका चरित्र हनन शुरू कर दो तो चुप हो जाएगी औरत। तो मेरे ख्याल से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें राहुल गांधी ने कहा नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी ने कहा है, वो महुआ मोइत्रा के पक्ष में भी सामने आए हैं। और इनफैक्ट तो उन्होंने मोड़ दे दिया है। जो हेडलाइन मैनेजमेंट बीजेपी करती थी, वो आज कांग्रेस ने कर दिया है ये कोयला घोटाले से। जी राजीव जी, डिफेंसिव मोड में यहाँ बीजेपी दिखाई दे रही है और हेडलाइन मैनेजमेंट जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए कांग्रेस का बीजेपी पर चौतरफा वार हम लिख भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आपकी सरकार अगर 2024 में आती है तो आप जांच करवाएंगे, वो कॉन्फिडेंस देखिए राहुल गांधी का, जिसके बारे में मीनू जैन जी कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का वो कॉन्फिडेंस, सुनिए जरा। जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये
देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है। इशू वो है, और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी? जांच होगी, ये कॉन्फिडेंस। सुनील शुक्ला जी, ये कॉन्फिडेंस क्या कुछ कहता है, जरा आपसे समझो। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और मैं तो अभी अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैं कभी उनको जब से मैं देख रहा हूं, कभी उनमें कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ी। जब उनको पप्पू कहा जा रहा था, जब उनको रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन कहा जा रहा था, जब अमेठी में उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, मतदान के दिन उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे, तभी मैंने कभी भी अगंभीर नेता नहीं देखा, और न कभी इस रूप में मैंने उनको पाया कि उनमें किसी बात का डर हो या किस तरह के आत्मविश्वास की कमी हो। यह जरूर है कि लोग अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने आम लोगों के बीच में भी एक गंभीर नेता के रूप में फिर प्रस्तुत किए। जो बात अडानी की हो रही है, अडानी का मसला किसी औद्योगिक घराने की कामकाज का मसला नहीं है, और केवल ये अभी ये आम आदमी से मुद्दा नहीं जुड़ा है। यह जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी वो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। सवाल है कि अगर कोई औद्योगिक घराना अपने शेयरों की कीमत कृत्रिम तरीके से बढ़ाता है और बढ़ी हुई कीमतों पर लोगों को बेचता है, तो वह भी तो आम आदमी के पैसे की लूट है। आम निवेशक का ही तो पैसा उसमें गया, कि जो वास्तव में उसकी शेयर की कीमत नहीं है उससे ज्यादा कीमत दिखा करके अगर आप निवेशक से पैसा लेते हैं तो आम आदमी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और उस बढ़े हुए पैसे से जो लोग शेयर खरीदे हुए थे, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी के पैसे शेयर की कीमतों में जो गिरावट आई, उसमें जो आर्थिक नुकसान हुआ वो तो सामान्य निवेशक का हुआ। ये बिजली वाला आकर के ये एकदम जो सबसे सामान्य उपभोक्ता है उससे भी मामला जुड़ गया है। कि सवाल है कि क्योंकि हर व्यक्ति बिजली का बिल दे रहा है, हो सकता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की तादाद कम है। निश्चित रूप से आर्थिक व्यापार में, आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने वालों की संख्या अपने देश में बहुत ही कम है। लेकिन जो बिजली वाला मामला है, इसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसका उपभोक्ता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इसका उपभोक्ता है। या मैं जो अगर आप किसी गांव में विकास होता है, बिजली का खंभा वहां लगता है, बिजली वहां जाती है, उसके ऊपर जो खर्च आता है उसकी भी वसूली उनसे होती है। तो सवाल है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने बड़े गंभीरता के साथ जोड़ा, और ये केवल यह मामला नहीं है। उस जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मतलब ये कहा कि यह जब लदान हुआ तो उसकी कीमत यह थी, और जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसकी कीमत यह हो गई, और वह जो बीच के उसके वेंडर्स हैं उसको कहीं भी माने वास्तव में कहीं बेचा नहीं गया, वो केवल कागजों पर उस पूरा का पूरा जो माल है वो घूमता रहा। तो ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति थी कि एक पूरे माने नियमों की अवहेलना करके और एक गलत तरीके से आपने पैसे वसूले। और यह बात केवल आरोप का नहीं रह गया। अगर गुजरात की सरकार ने अडानी की कंपनी को ये चिट्ठी लिखी कि आप ओवर प्राइसिंग की वजह से इतने करोड़ रुपए आपको ज्यादा दिए गए हैं, इसकी वापसी कीजिए, वह पत्र भी पब्लिक डोमेन में हो गया। गोया कि एक सरकार माने एक राज्य सरकार ने भी इसको स्वीकार किया कि आपके ओवर प्राइसिंग की वजह से ज्यादा पैसे देने पड़े। अब तो यह तथ्य हो गया, क्या ये तो प्रमाणित रूप से हो गया कि ओवर प्राइसिंग हुई और अनाप शनाप पैसे लिए गए। सवाल इस बात का है कि आप सरकार इसके संलिप्तता से कैसे इनकार किया जा सकता है, जब आप निर्यात किए जा रहे, आयात किए जा रहे कोयले की खरीदारी या कोयले का उपयोग हम जरूरी कर दें, किन नियमों के तहत कर दिया गया? क्यों? अगर वह कोयला देश में उपलब्ध है तो बाहर से लाए गए कोयले की का उपयोग आवश्यक क्यों किया गया? और किस तरीके से ये सरकार अडानी के समर्थन में खड़ी होती दिख रही है या अडानी को मदद करती हुई दिख रही है कि तमाम तरह के वो कॉर्पोरेशंस जो आयात निर्यात में शामिल थे सरकारी तौर पर, उनको बंद करने की कोशिश की गई, बंद कर दिए जा रहे हैं, और पूरी तरह से एक औद्योगिक घराने पर देश की निर्भरता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जी। और यह इसलिए महत्वपूर्ण होगी, यह केवल सामान्य बात नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और लगातार उठाते चले जा रहे हैं, चाहे 20,000 करोड़ रुपए का मामला हो, चाहे उसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हो, उसके बाद अभी जो
पत्रकारों के एक समूह ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किसी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, और फिर ये नई वाली रिपोर्ट आ गई। और ये सवाल इस बात का है कि जो दूसरे देशों की कंपनियां, दूसरे देशों के नियामक संस्थाएं, वह इन तमाम बातों को लेकर गंभीर है। जी, इंडोनेशिया की सरकार ने भी कई तरह की कार्रवाई की है, लेकिन हमारे यहाँ जो नियामक संस्थाएं हैं वो एकदम सन्नाटे में, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो इस तरह जो ये मुद्दा सामने आया, ये बहुत ही गंभीर है, और इसलिए गंभीर है कि जब भी लोगों के आर्थिक हितों पर चोट होगी, मुझे लगता है कि हर मतदाता के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। और यह जो जिस तरीके से चीजों को लाया है कांग्रेस ने और लोगों के बीच लेकर के वो जा रही है, यह सबसे बड़ा, उसके ऊपर जो जनता का रिस्पांस है, यह इनके विश्वास के बढ़ते हुए विश्वास का आधार है। और यह इनकी स्थिति है कि आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। जिन लोगों ने इन मुद्दों को उठाया, आप राहुल गांधी का तो कुछ कर नहीं सकते। अगर राहुल गांधी जमानत पे हैं तो यह कौन सा गैर कानूनी काम है, और अगर वो अगर जमानत पे है तो उस जमानत को रद्द कराने के लिए सरकार ने कौन सी एप्लीकेशन दी? कब वो न्यायालय में जाकर उन्होंने कहा कि साहब इनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए, ये गैर कानूनी है या बिना आधार के है, या जिन शर्तों पर इनको जमानत दी गई है उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं? कब आपने कहा? आपके पास कौन सा तर्क था जब आप लोगों के पास जाके कहते? जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनके बारे में जब अदालतें आपसे साक्ष्य पूछ रही हैं, तब आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। अब आपने मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा का भी जो मामला आया है, इसका बहुत रिएक्शन होगा पश्चिम बंगाल में, खास तौर से कि आपने एक जिम्मेदार, आप ये नहीं कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति एक सांसद के रूप में जो एक जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसके ऊपर आप चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सांसद के रूप में आप उनकी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। एक जिम्मेदारी जो सांसद की होती है, हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सवाल उठाना, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना, सरकार की कमियों को उजागर करना, यह एक सांसद की जिम्मेदारी, और पूरे जिम्मेदारी के साथ महुआ मोइत्रा ने इस काम को किया। और आप निजी मसलों को लेकर आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, और जिसका कोई आपके पास सबूत नहीं है। और आप अगर यह आरोप इतना गंभीर है तो आप इनको चुनाव में कैसे उतार दिए? फग्गन सिंह कुलस्ते पर भी तो यह आरोप था, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस दिया था कि नहीं दिया था? कैसे दे आप? अगर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो केवल लिपापोती की कोशिशें हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का सरकार की विफलताओं को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले हैं सभी राज्यों में, लगभग उन राज्यों उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यह केवल उन लोगों को अगंभीर, अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो इन सभी मुद्दों पे हमलावर है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पास इतने तथ्य हैं कि आम आदमी भी विश्वास करने लगा है, और सरकार की चुप्पी इस विषय को और गंभीर बना रही है। जी बिल्कुल, सरकार की चुप्पी। लेकिन उधर अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था मैं कि तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो मुलुगु में, और वहाँ प्रियंका गांधी पहले भाषण दी, उनके बाद राहुल गांधी। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था जरा एक बार सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद सीधा आते हैं संजय जी आपके पास, आपसे भी कुछ विचार साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी को सुनिए। ये युवाओं के लिए हमारी जो गारंटी है उसमें हमने कहा है कि तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, उनके माता पिता या पत्नी को 25,000 रुपए मानसिक पेंशन मिलेगा, 2 लाख खाली सरकारी पद हैं उनको हम 1 साल के अंदर अंदर भरेंगे, और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। जो लोग गल्फ के देशों में काम करने के लिए जाएंगे उनके लिए एक स्पेशल गल्फ सेल बनाया जाएगा। तो संजय जी, यहाँ जन कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोलते हुए प्रियंका गांधी, और आजकल आप देखिए चाहे वो कर्नाटक हो जहाँ जिसका रिजल्ट ऑलरेडी कांग्रेस के पक्ष में आया, और उसके बाद हर जगह गारंटियों की बात हो रही है। 6 गारंटी मध्य प्रदेश में, इतनी सारी गारंटियां आज यहां पर सामने रखते हुए प्रियंका गांधी, तो ये जो गारंटियां हैं उसमें गल्फ सेल से लेकर के और
जो तेलंगाना आंदोलन में जो शहीद हुए उनके परिवारों से को याद करते हुए तमाम बातें यहाँ रखती हुई प्रियंका गांधी। और चुनाव है, सबसे आखिर में तेलंगाना का चुनाव है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपको छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था, आपको मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, आप तो मिजोरम और तेलंगाना घूम रहे हैं साहब। क्या मायने निकाला जाए इसका? राहुल गांधी की अपनी तैयारी है और वो ठीक चल रहा है। और जब मीडिया में कवरेज होना ही नहीं है और जहां होना है वहां मणिपुर में जो बात कही जाएगी वो भी फैल जाएगी और दिल्ली में कहें या भोपाल में कहें वो भी फैल जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि उससे कुछ फर्क पड़ता है और ये राहुल गांधी समझते हैं या कांग्रेस पार्टी समझती है। तब अगर ये होता कि दिल्ली में बोलेंगे तो कुछ लोग छाप देंगे और कुछ लोग नहीं छापेंगे, तब उसका मतलब था। जब किसी को छापना ही नहीं है और जिसको छापना है उसको छापना ही है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो मायने नहीं रखता है। जहां तक कांग्रेस की तैयारियों की बात है, पहले नरेंद्र मोदी ने जो सब कहा था कि हम करेंगे उसकी जो सूची है और उसमें कुछ नहीं हुआ, उसके मुकाबले ये कहना कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी देंगे और अडानी का मामला, तो एकदम परस्पर विरोध दिखाई देता है और वो बहुत ही हास्यास्पद है। ठीक है कि मीडिया में नहीं छप रहा है और मीडिया वाले नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो जा रहा होगा आम जनता तक वो कम नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। और बात साधारण नहीं है, सिर्फ मामला अडानी के भ्रष्टाचार का नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप को रोकने की कोशिशों का है। उसमें महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाना, महुआ मोइत्रा बैंक कर रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक कर रही है, वो सब जानती है, तो उनको रोकने, राहुल गांधी के लिए तो हो गया कि उनको सदस्यता खत्म हो गई वगैरह वगैरह सब कर दिया। महुआ मोइत्रा के लिए रोकना अब उन्हीं का नंबर था, संजय सिंह को आपने अंदर कर दिया। महुआ मोइत्रा को रोकना मुश्किल था क्योंकि उनके आरोप दमदार थे, कायदे से लगाए जा रहे थे और पक्के थे। तो महुआ मोइत्रा का नंबर इसलिए देर से आया और रोकना मुश्किल था। नंबर देर से आया इसलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि उसमें कोई दम नहीं है। ये आरोप लगाना कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए का कोई मतलब नहीं है। जब आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो सवाल पूछने के लिए पैसे लिए का कोई मतलब नहीं। और ये तो किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है कि भाई आप सवाल पूछने के पैसे लेते हैं। जो जवाब ही नहीं दे रहा है वो जवाब नहीं देने के पैसे ले रहा है, वो भी तो वही है, उसी तरह का मामला है। तो महुआ मोइत्रा पे ये आरोप लगाना कि उन्होंने कहां से जानकारी मिल रही थी, ये भी एक कोशिश है कि आगे और आरोप ना लगे, आगे और आरोप ना लगे। तो सरकार की हताशा दिख रही है कि अडानी को बचाने के लिए, और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए, अडानी को बचा ही नहीं रहे हैं, ये दूसरे बिजनेसमैन का रास्ता, ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस था अभी तक। और मोदी जी यही कहते हैं कि विदेश में पैसा लिया जाता है और वो काले धन के रूप में आ जाता है, शेल कंपनियों की तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। ये सब मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले सब कहा था, तो वो बाकी लोगों का बंद कर दिया। 3 लाख 4 लाख के करीब शेल कंपनियां बंद कराई वगैरह वगैरह, लेकिन अडानी के मामले में कुछ नहीं हुआ। तो अडानी को आप जिस ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, और जो उस पर सवाल उठा रहा है उसको आप रोकने के लिए जो कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये इतना भी कम हो, अगर जनता से पहुंचेगा तो जनता ये समझ रही है कि सरकार असल में कर क्या रही है। और सरकार सिर्फ अडानी के कमाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, सरकार ने माने इंडिया पोस्ट की कमाने की भी व्यवस्था की है। और इंडिया पोस्ट के लिए गंगा जल 120 रुपए का 250 ml मिल रहा है। 120 रुपए का 250 ml, आप समझिए कि कितना, पेट्रोल सबसे महंगा है और गंगा जल 120 रुपए उसका कॉस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसमें पोस्टेज चार्ज अलग है, पोस्टेज चार्ज अलग है। और ये सब सरकार ने किया था, मुझे नहीं पता था। और जब अभी ये विवाद आया गंगा जल पे टैक्स लगाने वाला, तब मैंने देखा, और जैसे मीडिया उसको डिफेंड कर रहा है। पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने पढ़ा इसलिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स का नाम ले रहा हूं, और किसी ने भी छापी होगी, कि ये जो बढ़ा है, जो जीएसटी लगा है वो गंगा जल पे नहीं लगा है, सिर्फ कुरियर चार्जेस पे लगा है। तो अगर 30 रुपया कुरियर चार्जेस था ही, तो गंगा जल के पैसे लेने का क्या मतलब है? वो भी 120 रुपया 250 ml का, और उस पे भी टैक्स लगा दिया गया। तो सरकार को टैक्स लगाना कितनी मजबूरी है, या सरकार टैक्स लगाकर महंगाई कितना बढ़ा रही है, वो इससे पता चल रहा है। और उसी में पता चला मुझे कि वो सब प्रसाद वगैरह के लिए भी ये व्यवस्था है। तो सरकार ने इंडिया पोस्ट के कमाने की व्यवस्था की है।
तो इंडिया पोस्ट के लिए की वो तो अच्छा है, लेकिन पैसा अल्टीमेटली जा जनता का ही रहा है। और जैसे इंडिया पोस्ट की व्यवस्था की वैसे ही अडानी जी के लिए भी की। तो अडानी जी के लिए व्यवस्था करना इसलिए जरूरी है कि जो बेचना है वो अडानी खरीदेंगे कैसे। अडानी जी के लिए व्यवस्था ज्यादा जरूरी है, इंडिया पोस्ट तो चल जाएगा। पैसा कमाना भी जरूरी है, तो दोनों काम साथ साथ चल रहा है। और चूंकि कोई विकल्प नहीं है और कोई दूसरा काम नहीं है, दोनों बात है, विकल्प नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है, और उससे शायद इतना पैसा आ जाए कि चुनाव लड़ने में काम आए। और वो जरूरी होगा, अगला चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसलिए जरूरी होगा। इसलिए सरकार सब खुल करके मजबूरी में खुल के कर रही है और खुलकर हो रहा है, और जाहिर है इसका फायदा कांग्रेस को है और कांग्रेस उसका फायदा उठा रही है। तो ये जी बिल्कुल जनता तक होगा। जी संजय जी, आता हूं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। एक इम्पोर्टेंट पहलू पे आना चाहता हूं। आप सब भी इम्पोर्टेंट पहलू पे ही चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी चूंकि छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और बगल में तेलंगाना है। राहुल गांधी मुलुगु में आज प्रियंका गांधी के साथ रोड शो करके भाषण दे रहे थे, और यहाँ प्रियंका गांधी की एक बाइट आपने सुनी जहाँ गारंटीज की बात प्रियंका गांधी कर रहे हैं, और अब थोड़ी देर में राहुल गांधी की भी बात हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन समझना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि इस जो रोड शो है, जो 3 दिन तेलंगाना में राहुल गांधी हैं, इसका क्या असर कुछ पड़ने जा रहा है छत्तीसगढ़ पे? चूंकि आप छत्तीसगढ़ में, इसलिए भी इसका कोई असर पड़ता हुआ आप देखते हैं क्या मध्य प्रदेश चुनाव पे भी? जरा बताइए। अनम्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूटेड है, अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बिल्कुल क्लियर। जी जी जी। इन तीन, यहाँ पर जो 3 तरह की जो बातें हो रही, इन सभी का संबंध देखिए छत्तीसगढ़ से किस तरीके से। तेलंगाना नजदीक में है, वहां पे प्रियंका गांधी ने जो कहा, गारंटी की जो बात की है, इस समय देखिए कई तरह की गारंटियां सामने आ रही हैं, लेकिन गारंटियों की आप कहिए कि हाल के वर्षों में सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कहीं से शुरू हुआ है तो छत्तीसगढ़ से ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में जिस समय जो पिछला जो चुनाव था 2018 का, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आया, कांग्रेस की रणनीति भी कह लीजिए या जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुनर्स्थापित करने की जो बात हुई, कहा यह गया, उस समय प्रॉमिस किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है, मैं 2018 की बात कर रहा हूं, तो किसानों के कर्ज माफी का मामला जो है वो पहली बैठक में होगा। उसके बाद जब राहुल गांधी गए वापस, जब तक वो गए तब तक उन्हें सूचना मिल गई थी कि कर्ज माफी की जो बात है वो पूरी कर दी गई है, और कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया है। देखिए गारंटियां सभी देते हैं, लेकिन गारंटियों की विश्वसनीयता क्या है? आप याद कीजिए पिछले कुछ समय वहां पर उत्तर प्रदेश में जब वो स्ट्रे कैटल, जो सड़क पर घूमने वाले जो मवेशी हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, वहां पर भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा था कि मवेशियों की जो समस्या है वो अब मुझ पे छोड़ दीजिए, और ये कुछ समय के बाद जो है ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अभी देखिए वहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन आज जो समस्या जो है वैसी ही बनी हुई है। ऐसी बहुत सारे प्रोमिसेस, खैर वो 15 लाख वगैरह वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने से अपने को ही दुख होता है कि इतना बड़ा नुकसान हम लोगों ने कर लिया कि 15 लाख मिलने वाले थे 15 लाख नहीं मिल रहे हैं। बाकी लेकिन ये जो छोटी छोटी गारंटियां हैं, कांग्रेस ने सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन चीजों को लेकर जो किया वो यही किया है। यहाँ पर कहा गया कि धान का सबसे अच्छा मूल्य हम देंगे, और कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में वो भी करके दिखाया है। तो ये जो गारंटियां हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो पहले से उसकी शुरुआत हुई है, एक एग्जाम्पल सेट किया छत्तीसगढ़ ने, और इसके बल पर आज जो कांग्रेस के नेता कहीं पर भी कोई गारंटी देते हैं तो लोगों को ये भरोसा होता है कि छत्तीसगढ़ की तरह जो है ये शायद पूरा होएगा। दूसरी बात, हम कोयले का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने आया हुआ है, कोयले की सप्लाई से सबसे बड़ा प्रभावित अगर कोई दूसरा जो राज्य हुआ है तो छत्तीसगढ़ है। जैसे राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से आपकी बिजली महंगी हुई है, मैं आपको बताऊं राजीव जी कि छत्तीसगढ़ में इतनी सारी ट्रेन कैंसिल की गई हैं, इतनी सारी ट्रेन जो है अक्सर पैसेंजर ट्रेनें जो है रोक दी जाती हैं। पता चलता है कि उसमें कोयले की ढुलाई हो रही है, और बड़ी बड़ी मालगाड़ियां जो है किसी मालगाड़ी में जो है वो 50 डिब्बे है, किसी में 60 डिब्बे हैं, मिससे उसको एक एक स्टेशन से निकलने में भी समय लगता है। यहाँ की जनता पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों से पूरी की पूरी हैरान हो गई है, इसको लेके आंदोलन हो चुके,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बार रेलवे मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी कि भाई आप पैसेंजर ट्रेनों को क्यों आप वो ही करते हैं, रद्द करते हैं। इसके कारण तमाम तरह के लोगों को इस तरीके की समस्याएं जो है वो राहुल हो गांधी रही इसलिए हैं। तो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, बिलासपुर से रायपुर आए राहुल गांधी। हाँ, वो भी एक प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनें इतनी ज्यादा संख्याओं में कैंसिल हो रही पिछले कुछ समय से कि यहाँ पर लोग, अच्छा अब ये लोगों को पता चल गया है कि जो कोयला ढुलाई के कारण, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो अदानी ग्रुप को जा रहा है, ये भी कहा जाता है। अब उसके बारे में अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें से कितना कोयला अदानी को जाता है, कितना कोयला किसको जाता है, लेकिन कोयला जो है वो एक एलिमेंट है जिसके कारण कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो बेहद परेशान है। तीसरी बात जो है कि जांच के बारे में जो कहा गया राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि जो पत्रकार है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि क्या जिस तरीके से पिछले समय एनडीटीवी के जो चीफ है संजय पुगलिया, उन्होंने बंबई के जो रोहित मिश्रा को इंस्ट्रक्ट किया था कि अदानी के बारे में कोई भी इस तरीके के सवाल पूछने पर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब कीजिए, जो रकस फैलाने का काम कीजिए। और आपको पता है उसका कंसिक्वेंस ये होता है कि वहां के उस पत्रकार, मुंबई का जो ब्यूरो चीफ था रोहित मिश्रा, उसने इस्तीफा देना पसंद किया था। उसी हाउस से एक और पत्रकार विदा हो रहे हैं। तो देखना यह होगा कि मोदी के मित्र हैं, उनके कारण क्या क्या चीजें हो रही है। ये जो जांच होगी वो केवल इस एक अकेले मुद्दे की 32,000 करोड़ की जांच नहीं है, ये सारी की सारी जांच है। वो मोदी की भी जांच है, वो मीडिया और सत्ता के रिश्तों की भी जांच होगी, उसमें फिर मुंद्रा बंदरगाह की भी जांच होगी, जहां पिछले 3 या 4 बड़े बड़े खेप में पता नहीं कितना नशीला पदार्थ उतरा है, कभी 3,000 करोड़ का, कभी 500 किलोग्राम का जी। तो ये सारी जांच है, ये सारी की सारी खुलेगी। अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा कि अब हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अदानी जो है इस सरकार को खा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि देश जो है उसी तरफ बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसी तरफ बढ़ रही है। उनका ये भी कहना था कि अदानी का जो पैसा है वो दरअसल मोदी का पैसा है, तो इसका असर जो है अभी साफ दिखने लगा है। इसी पांच चुनाव में तो इसका असर दिखेगा, 2024 में भी इसका असर होगा। राजीव जी, सरकार को खा लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश को ना खाएं, ये सबसे बड़ी बात है। देश बचे, देश को ना खाइए आप। तो आप जो कह रहे हैं, और खासकर पूर्व राज्यपाल साहब की जो बात आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ देश में बिजली की समस्या कितनी है आज भी, और चूँकि छत्तीसगढ़ ज़ीरो पावर कट बिजली का वादा करते आया है ये राज्य, लेकिन वहाँ पर भी बिजली की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन क्या बिजली एक इशू, एक मुद्दा चुनाव में बन सकता है? और बिजली अगर मुद्दा बने तो फिर क्या अदानी साहब सामने आएंगे? अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, अब चूंकि देश के अंदर अधिकांश जो निजी बिजली घर हैं, उन सब पे एक तरीके से आधिपत्य जो है वो अडानी ग्रुप का ही है। और तमाम राज्य सरकारों ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो अडानी ग्रुप के साथ ही हैं। मध्य प्रदेश की भी पिछले दिनों खबरें आई थी कि वहाँ जो मध्य प्रदेश की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ जो समझौता किया है, उसका भी जो है कई वर्षों तक भुगतान जो है मध्य प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। अभी वक्त देख रहा था कि 2 दिन पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली की दरें जो 30% बढ़ने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ हमारी सरकार जो है वो, हमारा कोयला मंत्रालय ये विज्ञप्ति जारी करता है कि देश के अंदर कोयला भंडार की कोई कमी नहीं है। जब देश के अंदर कोयला भंडार की कोई कमी नहीं है तो फिर बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? बाहर से कोयला मंगाने की राज्यों के ऊपर जो है वो धौंस धमकी क्यों दी जाती है कि आपको 10% कोयला जो है वो विदेश से मंगाया हुआ खरीदना होगा? तो ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, या पूरा दाल जो है वही काली है, चूंकि मामला कोयले का है। और राजीव जी, कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ जो है वो सबके काले होते हैं। मतलब कोयले की कोठरी में जो भी आता है, हाथ उसके सबके काले होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन इस कोयले की कोठरी में जिसका भी हिस्सा है या इसके नजदीक जो भी है, उसके हाथ निश्चित तौर पर काले तो हैं। अब राहुल गांधी अगर साफ तौर पर नाम लेकर के कह रहे हैं कि किसके हाथ काले हैं, तो ये राहुल गांधी कह सकते हैं, उनके एक राजनेता हैं, उनके सबूतों के साथ बातें कर रहे हैं। जो अखबार छाप रहा है उसको लेकर के कि इसमें किसके हाथ काले हैं और कौन बचा रहा है। तो राहुल गांधी का ये इशारा मुझे लगता है बिल्कुल साफ तौर पे है।
अब जहां तक ये है कि क्या ये मुद्दा इन राज्यों के चुनाव में भी जो है मुद्दा बन सकता है, अडानी का मुद्दा, मुझे लगता है निश्चित तौर पर बन सकता है। और शायद राहुल गांधी और कांग्रेस जो है इसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं कि अडानी का मुद्दा भी इन चुनावों में बनना है, चूंकि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां से भी अडानी का कुछ ना कुछ वास्ता जरूर है। तो अभी जो 2 या 3 दिन पहले जो कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया था कि छत्तीसगढ़ को मैं कांग्रेस को वोट दें और अडानीगढ़ बनने, छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनने से बचाएं, यानी कि साफ साफ जो है अडानी का मसला इन राज्यों के चुनाव में भी बन चुका है और आगे तक कांग्रेस इसको लेकर के जाएगी। और आज राहुल गांधी ने जिस दृढ़ता के साथ कहा कि हाँ हम निश्चित तौर पे इसकी जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, तो ये साफ साफ इशारा करता है कि ये मामला दबने वाला नहीं है और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा, चूंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ और देश की आबादी के साथ जो है उसका एक तरीके से जेब काटने का मसला जो है ये है। कुल मिलाकर के आप जो छोटे से छोटे उपभोक्ता की जेब से भी अगर 2 रुपया यूनिट भी अगर आप जो है वसूल रहे हैं, अतिरिक्त वसूल रहे हैं, तो ये कितना जाकर के बैठता है, ये एक बड़ा मसला है। मुझे लगता है ये एक गंभीर मसला ये निश्चित तौर पर जाकर के बनेगा। और इसलिए कांग्रेस ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चौतरफा वार किया है इस मसले को लेकर के, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है और छोटे छुटभैया प्रवक्ताओं को भेज करके जो है वो अल्ल बल्ल उनके मुंह से सब कहलवाया जा रहा है राजीव जी। लेकिन ये मुद्दा बनेगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है जी ये मुद्दा बनेगा। बिजली का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, जन सरोकार का मुद्दा, ये सारे मुद्दे बनेंगे। जरा आइए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मुल्लुक में जब वो भाषण दे रहे थे तो पहले प्रियंका गांधी का आपने भाषण सुना, उसके बाद इस सभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा। आपके सामने आपके चीफ मिनिस्टर ने भी वायदे किए हैं। दलितों और आदिवासियों को उन्होंने जमीन देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि हर परिवार को वो 3 एकड़ जमीन देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर ने क्या आपको जमीन दी? उन्होंने रोजगार का वायदा किया, क्या उन्होंने आपको रोजगार दिया? उन्होंने साफ सरकार चलाने की बात की थी, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया? कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने आपके जेब में से लिए। धरनी पोर्टल स्कैम में उन्होंने आपकी जमीन आपसे छीनी। घर बनाने का वायदा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के लिए उन्होंने घर बनाए? कर्जा माफी का वायदा किया था, कहा था कि 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ करेंगे। किसका कर्जा माफ किया, आप बताइए। सीधा सीधा हमला स्वामी जी, सीधा सीधा हमला और सीधी बात राहुल गांधी पूछ रहे हैं। जमीन, रोजगार, भ्रष्टाचार और कर्ज माफी, ये तमाम बातें आप देखिए, ये सब जितनी बातें हैं ये जन सरोकार, जन मुद्दे, और यही इंसान चाहता भी है। और यहाँ इनसे पहले प्रियंका गांधी को भी हमने सुन लिया और अब राहुल गांधी। पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी तेलंगाना क्यों जा रहे हैं। शायद उसका जवाब भी है कि तेलंगाना में 30 तारीख को है, लेकिन उससे पहले तेलंगाना को पूरा पैक करना चाहते हैं, वो अपनी दिशा में लेके मोड़ना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। क्या ये माना जाए? और जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका असर कितना ज्यादा, कितना प्रभावी, आप देखते हैं। देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी ने कहा और जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया था कि क्या ये अडानी प्रकरण में सामान्य जनता के हितों पे कोई अनदेखी हो रही है, कोई प्रभाव पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल राजीव जी लेता हूं। देखिए, देश के गरीब आदमी को, मेहनत कश आदमी को, मजदूर आदमी को, सब्जी का ठेला लगाने वाले आदमी को, 3 व्हीलर चलाने वाले आदमी को यह समझना होगा जो बात मैं कह रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र में 3 स्थितियां होती हैं। एक होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। अभी तक देश के अंदर हजारों लाखों ठेले वाले सब्जी खरीदते थे और बेचते थे। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि अडानी, अब आप सोचिए, अडानी अगर 1000 ट्रक सेब खरीदता है कश्मीर से, हिमाचल से, तो उसके दाम कम होते हैं, क्योंकि दूसरा एक होलसेलर जो अगर 1 ट्रक खरीदता है और अडानी 1000 ट्रक खरीदते हैं, जितना ज्यादा सामान आप खरीदते हैं उतना कम दाम होता है। ये मूल सिद्धांत है। अडानी खरीदता है सेब 1 किलो का 50 रुपए, एक होलसेलर खरीदता है 80 रुपए में, क्योंकि 1 ट्रक खरीदता है, ये 1000 ट्रक खरीदता है। अडानी जी क्योंकि 50 रुपए में खरीदते हैं, इसलिए रिलायंस स्टोर के माध्यम से
वो सेब वो 100 रुपए में बेचते हैं और ठेले वाला क्योंकि 80 रुपए में खरीदता है इसलिए 140 में बेचता है। 140 का सामान सेब क्यों खरीदेगा ग्राहक जब उसे 100 रुपए में रिलायंस मिलेगा। तो धीरे धीरे अडानी और रिलायंस ग्रुप ने हर 500 मीटर पर अगर रिलायंस के स्टोर खुल जाएंगे, आप राजीव जी एक सर्वे करा लीजिए, ये आपके श्रोता दर्शक जो जानते होंगे या जो इस धंधे में होंगे, इस काम में होंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब आप किसी सब्जी और फल बेचने वाले ठेले वाले से बात करेंगे उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। इसलिए कि जिन जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं उनके पास दो विकल्प होते हैं, या तो सब्जी का ठेला लगाएं या 3 व्हीलर चलाएं। 3 व्हीलर में आपने जो सीएनजी के दाम है वो 80 रुपए किलो पहुंचा दिए जो 40 रुपए किलो थे। ग्राहक ने दाम नहीं बढ़ाया, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, उसकी आमदनी कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। यही सब्जी और फल वालों के साथ हो रहा है क्योंकि होलसेल में अडानी और अंबानी खरीद के हर क्षेत्र में राजीव जी हो रहा है। जो छोटा आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है, उसके पास रोजगार है नहीं। अडानी ग्रुप का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना टर्नओवर है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? 24-25 हजार लोगों। आप टाटा से कंपेयर कर लीजिए, इंफोसिस से कंपेयर कर लीजिए, रिलायंस से कंपेयर कर लीजिए, सब क्या लाखों एम्प्लॉइज हैं। अडानी जी क्या केवल 24,000 एम्प्लॉइज हैं। इसका मतलब यह है माल थोक में खरीदो, कम दाम में खरीदो, छोटे लोगों को कंपटीशन से बाहर कर दो, जनता को, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी, जनता को जिस दाम पे चाहो बेचो, जनता भी लूटे, छोटा आदमी भी लूटे और केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों का। तो आपके जो मध्यम वर्ग के और अल्प मध्यम वर्ग के श्रोता दर्शक हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, उनके हितों की अनदेखी हो रही है। हिंदू मुसलमान में अगर आप फंसेंगे, उनके धर्म युद्ध में उलझेंगे, इसका मतलब यह है अपने परिवार को आप रोटी नहीं खिलाना चाहते और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनको रोजगार नहीं कराना चाहते। इसलिए राष्ट्रहित में है जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई थी, गरीबों की आमदनी बढ़े, अमीरों की आमदनी कम हो, डिस्पैरिटी कम हो, तभी देश उन्नति राजीव जी करेगा। जी, देश उन्नति करेगा। रिचर्ड मास्करेनियस हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं स्वामी जी कि कुछ महीने पहले ये बोला जा रहा था कि हमारे देश में सिर्फ 2 महीने के लिए कोयला बचा है। इसके पीछे की कहानी क्या है जरा समझना चाहते हैं, अगर कोई जानकारी हो तो प्लीज बताइए, शेयर कीजिए स्वामी जी। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखिए, ये इसलिए किया गया, आयातित कोयले को ज्यादा दाम पर जो ताप घर हैं जहां पे बिजली का उत्पादन होता है उनको मजबूर किया गया और हर स्टेट ने कहा कि हम एक आर्टिफिशियल स्कैरेसिटी क्रिएट की गई। आर्टिफिशियल स्कैरेसिटी क्रिएट करके जनता के मन में एक भ्रम पैदा किया गया क्योंकि देश के अंदर कोयले की कमी है, इसलिए आयातित कोयला खरीदना आवश्यक है। और उसके पहले सारी खदानें अडानी जी ने खरीद ली जो किसानों के साथ धोखा हुआ था। पहले सारे बड़े बड़े सेलोस बन गए, उसके बाद ये हुआ कृषि बिल आएगा, सारा गेहूं और चावल जो है अडानी जी खरीदेंगे। उसी में कोयले में जनता को केवल ये बताने के लिए कि देश में कोयला ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट करना आवश्यक है और इसीलिए बिजली घरों में उसको ओवर इनवॉइस किया गया, जनता से पैसा वसूला गया। और आप ये देखिए उसी का फायदा अडानी के उन मित्र कंपनियों को मिला जो विदेश में रहती थी, जिनका चीनी संबंध था और उन्होंने शेल कंपनी से पैसा लगा के अडानी की कंपनी को जो आरोप लग रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। तो जो आपके दर्शक ने प्रश्न पूछा उचित है, इसीलिए स्कैरेसिटी बनाई जाती है जिससे जो ये गोलमाल किया जाए, जो घपला किया जाए, उसको जस्टिफाई किया जा सके। जी, जो गोलमाल है उसका, लेकिन कितना गोलमाल है ये समझने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए हम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी उस गोलमाल को सामने ला रहे हैं। कुछ अखबार की कतरने सामने लाकर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो देखिए, इस आधार पे हम कह रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, चलिए इस गोलमाल से इतर अगर हम चुनावी राज्यों की तरफ बढ़ें तो ये जो राहुल गांधी का अभी आप भाषण सुन रहे थे, उस भाषण को किस हिसाब से आप देखते हैं और कितना असर इसका आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, कर्नाटक चुनाव को बहुत नज़दीक से आपने देखा और इन 5 राज्यों में कभी राहुल गांधी मिजोरम तो कभी तेलंगाना, कभी छत्तीसगढ़ तो कभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखाई देते हैं और दिखाई देंगे अभी पूरे चुनाव भर। तो वैसे में बहुत सारी बातें आती रहेंगी। ज़रा समझूं आपसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो अभी भाषण दिया है उसके एक छोटे छोटे अंश को सुन करके तेलंगाना के चुनाव को लेकर आपके जहन में क्या कुछ आता है?
राजीव जी, तेलंगाना का चुनाव अब पिछले 3-4 महीने में एकदम उसकी सूरत बदल चुकी है, और खासकर मोदी जी के उस बयान के बाद जिसपे उन्होंने बीआरएस के लिए बी टीम की मोहर लगा दी, एकदम बदल गया मामला। और मजे की बात यह है कि वहां भी पैराशूट से उतारे गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में पैराशूट से उतारे जा रहे हैं, तेलंगाना में भी जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए जी कृष्णन। तो ये जी कृष्णन रेड्डी, तो ये बीजेपी की जो ये मास्टर स्ट्रोक है कि केंद्रीय नेताओं को राज्य के चुनाव में उतारो, उसके बाद उनका क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखिए, तेलंगाना वो राज्य है 3 वजह से बहुत वो चर्चा में होना चाहिए। और राहुल गांधी जो आज भाषण दे रहे हैं, लगभग ठीक 1 साल बाद भारत जोड़ो यात्रा जब तेलंगाना में घुसी थी जी, और 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में रही, और भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट हम कर्नाटक के इलेक्शन में देख चुके, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे जी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल का लगभग पूरा हो गया जब राहुल गांधी तेलंगाना में दोबारा आए, और ऑलरेडी वहां पे पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में बहुत माहौल है। आप देखिए कि जून के महीने में, जून के 26 जून को 30 बीआरएस के लोगों ने इकट्ठा कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से वो सिलसिला लगातार जारी है, लोग बीआरएस से कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये तेलंगाना जो है उसमें एक तो बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, बेहद अनपॉपुलर हैं चीफ मिनिस्टर, खासकर युवाओं में, और उन पे राहुल गांधी की जो अपील है वो काम कर रही है। तो तेलंगाना का जो इस पूरा दृश्य है वो कांग्रेस वहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में आ गई है। तमाम सर्वे भी अब कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, और वहाँ पे मुस्लिम, दलित, रेड्डी, इनका तो एक कॉम्बिनेशन है ही है, जो कि जिसमें कि कांग्रेस की एज है। अब एक नया मुद्दा आ गया है, वो नया मुद्दा ये है कि तेलंगाना में 54% ओबीसी हैं, और ये जातिवार जनगणना का मुद्दा अब वहां भी जाएगा जी। ये पूरे देश के ओबीसी वर्ग में ये मुद्दा जाने वाला है। तो ये चुनाव में अभी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे चुनाव की तरफ, ये मुद्दा बढ़ता जाएगा, ओबीसी वाला, और ये एक नया विमर्श पैदा होगा। तो तेलंगाना में बीजेपी देखिए कहीं है भी नहीं, वहां पे तीसरी फोर्स है, और बीजेपी का संघर्ष जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे ओवैसी की पार्टी से होगा। लेकिन कांग्रेस और बीआरएस के बीच में वहाँ पे टक्कर है कांटे की, जिसमें कि इस वक्त कांग्रेस को एज है, और एक एडवांटेज ये है कांग्रेस के पास कि 12 दिन तेलंगाना से होकर भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, और अब ठीक 1 साल बाद, अक्टूबर के महीने के आखिरी सप्ताह में ही थी वो भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे, अब ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी वहाँ दोबारा है जी। और ये एडवांटेज न सिर्फ तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी तेलंगाना से, बल्कि मध्य प्रदेश में भी वो एडवांटेज है, और वही एडवांटेज जो है वो राजस्थान में भी है। तो ये तीनों राज्य, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, और अभी भारत जोड़ो यात्रा एक करके आए हैं राहुल गांधी मिजोरम में, और अभी 200 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले हैं इसी तेलंगाना में अगले 3 दिनों में राहुल गांधी। तो ये एक अलग माहौल क्रिएट कर सकता है। लेकिन इन राज्यों की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या कुछ कहती है, कैसा देखती हैं मीनू जैन जी, जरा उनसे समझूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आज तेलंगाना में होना, इससे पहले राहुल गांधी का मिजोरम में होना, इन दोनों राज्यों में राहुल गांधी का पहले चले जाना क्या मायने रखता है मीनू जी?
जी, देखिए जो अभी बात हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, उसका जो रूट था वो बड़ा इंटेलिजेंटली चार्ट आउट किया गया था कि जहां पे आप ये देखिए इनवेरिएबली जहां से भी गुजरी है यात्रा वहां अपना छाप छोड़ती चली गई और उसका जो फसल है वो अब काटेगी कांग्रेस, और काटी पिछले टाइम पे भी, कर्नाटक में काटी, हिमाचल में काटी, हिमाचल में चाहे थोड़ा सा टच करके ही निकल गए थे, लेकिन अब जो है जो मेजर रूट है, ये बार बार सवाल भी पूछे जा रहे थे कि इतने दिन मध्य प्रदेश में क्यों, लेकिन उस वक्त जो उसके जो रणनीतिकार थे उनके दिमाग में यही सब सवाल थे, यही सब था उनके दिमाग में कि ये किन किन हमें चुनाव के मद्देनजर किन किन एरियाज को हमें प्रभावित करना है। तो देखिए जो अभी बातें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया में है या जो ग्राउंड से भी रिपोर्ट दे रहे हैं लोग, वो यही कह रहे हैं कि 5 राज्यों में क्लीन स्वीप है। अब कितना क्लीन स्वीप है ये तो देखिए 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है और जो कांग्रेस की गारंटीज है, इतनी भर भर के थैले कांग्रेस गारंटी दे रही है, मध्य प्रदेश में तो 101 गारंटी दी है उसमें घोषणा पत्र में उन्होंने, तो ये काफी कांग्रेस का भी विश्वास बोल रहा है, आत्मविश्वास बोल रहा है, और जनता को भी लग रहा है कि भाई कुछ तो हमें मिले। देखिए अभी जो ये बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है ये मोदी सरकार संभाल नहीं पा रही है, ठीक है, और ये जो बेरोजगारी ने तो इतना सिर के ऊपर ही बिल्कुल नाच रही है खड़ी होके लोगों की। तो देखिए माले इन राज्यों में सरकार कांग्रेस की आ भी जाती है तो ऐसा कांग्रेस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो एक महीने के अंदर अंदर सारी समस्याएं सॉल्व करके नौकरियों का अंबार लगा देगी। तो उसमें टू बिगिन विद उनको ऐसी वेलफेयर स्कीम्स चलानी ही पड़ेंगी, और जिसका खूबसूरती के साथ लोकल नीड्स के हिसाब से जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, हर राज्य में देखिए आप गारंटी अलग अलग तरह की दे रहे हैं वो लोग, जो वहां की स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके मद्देनजर उनके अनुसार उसको बनाया गया है। इस बार ये इन 5 राज्यों से एक चीज और जो उभर के सामने आती है कि आप कांग्रेस जो है घोषणा पत्र बनाते वक्त काफी रिसर्च के साथ बनाती है, और इनकी टीमें चली जाती हैं पहले ही हर एक स्टेट में सर्वे करती हैं वो गांव जाके, तो और वहां से वो पॉइंट्स लाती है, तो उसके बाद वो यहाँ पे ये उठाया जाता है। अभी जैसे आप देखिए कर्नाटक में, तेलंगाना में इन्होंने गल्फ कमीशन बनाएंगे या जो भी कुछ सेल बनाएंगे, तो क्यों? क्योंकि वहां पे गल्फ में जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी और दिक्कतें आती होंगी, सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा, तो ये कहां से आई बात? वो सर्वे से ही आती है ये चीजें निकल के। तो ये जो माइन्यूट चीज डिटेल्स के ऊपर जो ध्यान दे रही है कांग्रेस, तो उसमें देखिए स्थानीय के साथ साथ इस राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी है इस बार विधानसभा चुनाव में। पब्लिक जो है सोशल मीडिया की वजह से और आप जैसे न्यूज चैनल्स की वजह से राष्ट्रीय मुद्दों को लेके काफी सजग और जागरूक हो चुकी है, तो वो अपने स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पे भी ध्यान दे रही है, और वो एड्रेस बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। और मेरा मानना तो ऐसा है कि मैं क्लीन स्वीप की तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन फार बेटर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार कांग्रेस की रहना चाहिए, जो अभी तक आज तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से। जी राजीव जी, तेलंगाना की बात कर रही हैं या 5 राज्यों की बात कर रही हैं? 5 राज्य की, और मणिपुर में शायद क्लीन स्वीप हो जाए, क्योंकि जो नजारे वहां मिजोरम की जो उनकी जो एक वो पद यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा 5 किलोमीटर की जो रिलीव की उन्होंने, तो वो तो जो है वो काफी एंथुजियाज्म जो एक काफी पैदा करने वाली थी, बहुत ज्यादा प्रभाव पैदा करने वाली थी। चुनाव के 2 दिन पहले मीनू जी, चुनाव के 2 दिन पहले अगर मोदी जी पहुंच करके राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी यात्रा कर लें, रोड शो कर लें, तो फिर क्या होगा? मिजोरम जाएंगे ही नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं है जाने की। मिजोरम कैसे जाएंगे? वहां 60,000 कुकी बैठे हुए हैं, मणिपुर से जो भागे हैं वो शरणार्थी बने हुए, और वहां कुकीजों की बहुत बड़ी आबादी रहती है मिजोरम में। वही कुकीजों जिनका की मणिपुर में प्रताड़ना हुई है, उत्पीड़न हुआ है, उनकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है, सामूहिक बलात्कार हुए, मारे गए हैं, चर्चेस जलाए गए हैं। फिर वही वाली बात आती है कि मिजोरम में बहुत बड़ी आबादी है, क्रिश्चियन आबादी, तो उन चर्चेस के जलने का पीड़ा वहां भी है। जाना होता तो अब तक चले जाते, जैसे कि मध्य प्रदेश में बार बार जा रहे हैं। जी राजीव जी, तो सुनील जी, क्या फिर माना जाए कि राहुल गांधी का इस वक्त मिजोरम जाना और तेलंगाना जाना बिल्कुल सटीक दांव है? बिल्कुल सही है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा के दौरान
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा केवल और केवल स्थानीय मुद्दों पर सीमित रखा। जो उन्होंने रणनीति अख्तियार किया था कर्नाटक में, उन्होंने या प्रियंका गांधी ने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को लेकर के वहां भारतीय केसीआर की सरकार आलोचना की शिकार है। चाहे वो भूमि वितरण का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे विदेश जाने वाले जो कामगार हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने आने वाली दिक्कतें हों, और चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। भ्रष्टाचार का मुद्दा तेलंगाना में बहुत जबरदस्त है, तमाम तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं। और दूसरी चीज की जो केसीआर साहब के सामने समस्या आ गई वह यह हो गई कि अब वो दिखने लगे हैं बीजेपी के निकट, बीजेपी के खेमे के साथ। दो कारण है, एक तो प्रधानमंत्री जी जाके उनसे कह दिया कि वो आना चाहते थे एनडीए में, हमने स्वीकार नहीं किया उनको। वो कितना सही है कितना गलत है आप प्रधानमंत्री जाने, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही। दूसरी चीज, शराब घोटाले कांड में कविता का नाम होने के बावजूद उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का रवैया बहुत ही ढुलमुल होना। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह केसीआर से संतुष्ट हुआ, जो वहां का युवा है वह केसीआर से संतुष्ट हुआ, और इन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी ने, जो समाज के भीतर से निकले हुए मुद्दे हैं, उनको लोगों के सामने रख दिया। इस चुनौती बन गई है केसीआर की। और जो अभी 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि केसीआर साहब की पुनर्वापसी हो रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है, बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब उनके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आ गए, विधानसभा के चुनाव में भी उनके कुछ उपलब्धियां हो गई, तो और हैदराबाद नगर निगम के भी चुनाव में उनके कुछ उपलब्धियां हो गई, जिसमें बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रचार किया था। तो इनको उम्मीद बधी थी, लेकिन वो निराशा हाथ लगने लगी, क्योंकि जो नाराजगी लोगों के मन में पैदा हुई, उस नाराजगी का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और कांग्रेस ने अपनी बढ़त वही बना लिया था जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में यात्रा की, और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी कीमत पर केसीआर से समझौता नहीं होगा। यह देश की भ्रष्टतम सरकारों में से एक है, ये राहुल गांधी का आरोप था। और उस जनसभा में अगर आप याद कीजिए, बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए थे। तो जो और पूरी यात्रा के दौरान तेलंगाना में राहुल गांधी को व्यापक जनसमर्थन मिला था। अब उसी तरह से आप मिजोरम की स्थिति देख लीजिए। आप मिजोरम में भी राहुल गांधी ने मिजोरम में जो मणिपुर के जो मुद्दे हैं उन्हीं को उठाया कि आखिर सरकार अपने एक राज्य विशेष के नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल क्यों है, लोग अपने घरों से विस्थापित होने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो उस घुसपैठ को केंद्र सरकार रोकने में विफल क्यों हो गई, सरकारी मशीनरी क्यों नहीं काम कर रही है, और अगर राज्य सरकार विफल है तो उस राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने केवल और केवल उन मुद्दों को उठाया जो मेघालय और मिजोरम के से जुड़े हुए हैं। यह कांग्रेस की ताकत है, और लोगों ने इन मुद्दों पे अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ा। कविता जी का जो आरोप है कि यह इलेक्शन गांधी है, इलेक्शन का भी अता पता नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 18 दिन बिताए वहां। कैसे आप कह सकते हैं कि वो पैदल चले हैं वो, और एक लोगों से जो सड़क और समाज के सभी वर्गों से मिले हैं। उस इतना खराब मौसम था, विकट गर्मी थी, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर लोग मिलकर राहुल गांधी से मिले, और वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी वहां पे गए, और अभी चुनाव घोषणा के पहले उन लोगों ने वहां एक रैली की। आप याद कीजिए, सवाल ये नहीं है सुनील शुक्ला जी, आप याद कीजिए, आपकी बातों को ही आगे बढ़ा रहा हूं। कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई थी तेलंगाना में, और प्रियंका गांधी गई थी उसमें। प्रियंका गांधी गई थी और बड़ी बड़ी सफल रैली हुई वो। दूसरी चीज कि तेलुगु भाषी लोगों में कांग्रेस के प्रति किस तरह से लगाव पैदा हुआ, इसकी कल्पना मत कीजिए। आप उन इलाकों में चुनाव परिणाम देखिए जो तेलंगाना से सटे हुए कर्नाटक के राज्य हैं, जिले हैं, और वहां पे जिस तरह का तेलुगु भाषी लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया, बीजेपी के साथ नहीं गए, जनता दल एस के साथ नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। ये उनको लगा कि जो मुद्दे लोगों के सामने हैं उन मुद्दों पे बात करने के लिए कांग्रेस है। अगर सवाल है कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए उनकी तक परवाह क्यों नहीं किया सरकार ने, इसमें कोई दो राह नहीं है कि केसीआर की सरकार ने भी बहुत काम किया है। सामाजिक सुरक्षा के हित में ढेर सारे काम किए हैं, किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। इसीलिए जो बीजेपी अपने लाभार्थी योजना की बात करती है उसका कोई आकर्षण नहीं पैदा हो पाया वहां, लेकिन उससे बड़ी योजनाएं कांग्रेस लेके चली गई। आपने सवाल पूछा था दीपक पाचपोर साहब से
कि तेलंगाना का असर छत्तीसगढ़ में क्या है। उसकी जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ का असर तेलंगाना में है। इसलिए है कि कांग्रेस जो कह रही है वह छत्तीसगढ़ में करके आ रही है। वो तो जो गवर्नेंस कांग्रेस ने दिया वह उसका नमूना ही इस पड़ोसी राज्यों में है। अभी जो संदेश जा रहा लोगों के बीच में, सवाल यह है कि अगर ओल्ड पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस उस पर सकारात्मक रुख अख्तियार किए हुए है, न केवल बात कर रही है, इस देश में सबसे पहले ओल्ड पेंशन योजना लागू करने वालों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार है। अब तो इतना पहले पैदा उन्होंने इसको लागू कर दिया था कि अब तो पेंशन की पहली किस्त देने की स्थिति आ गई और सरकार वह देने के लिए तैयार है। तो आप अभी स्थिति है कि छत्तीसगढ़ का असर तेलंगाना में है और तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह की गवर्नेंस छत्तीसगढ़ में दी है। वो उनके विश्वास का सबसे बड़ा आधार। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने अपने रणनीति का सबसे अच्छा तरीका अपनाया है कि केवल स्थानीय मुद्दों की बात कीजिए। अडानी का मुद्दा तेलंगाना में केवल यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, केंद्र सरकार पे हमला है, लेकिन आज उनको केसीआर को घेरना है वहां, और केसीआर पे पहले से ही भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे हैं। उन्हीं मुद्दों को सामने लाने की आवश्यकता है जो कांग्रेस प्रभावी तरीके से कर रही है। अगर वाईएसआर साहब की पुत्री की पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई तो इसका मतलब, इसका एक राजनीतिक संदेश है कि कांग्रेस उस राज्य में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में मौजूद है और जो केसीआर का सामना करने की स्थिति में है, कांग्रेस सत्ता छीनने की स्थिति में है। अगर केसीआर साहब के प्रचंड समर्थक तमाम उनकी पार्टी के लोग छोड़ करके कांग्रेस में चले गए तो इसका एक राजनीतिक संदेश है कि कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक ताकत है और अपदस्थ करने की स्थिति में है केसीआर। और यह जो विश्वास बना लोगों का, वह जो विश्वास बनाने में कांग्रेस सफल हुई है, उससे बीजेपी की परेशानी है। बीजेपी न तो मिजोरम में लड़ पा रही है और न तो तेलंगाना में लड़ पा रही, कोई नाम ही लेने वाला नहीं है, कोई प्रचार ही नहीं हो रही है वहां। मुझे इस बात की आशंका है कि मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अगर आपको लेह के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 8 क्षेत्रों में अगर प्रत्याशी नहीं मिले तो मुझे पूरी आशंका है कि आपको पूरे प्रत्याशी नहीं मिलेंगे मिजोरम में चुनाव, आपकी पार्टी आपके सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। वह स्थिति अब बाकी राज्यों में क्या है? आप मध्य प्रदेश, आप अपने पार्टी के लोगों को संगठित करने में विफल हैं। ये कब होता? आप केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ लोग अब उनकी बात कौन सुनी या विद्रोह की स्थिति कब होती है? जब आप में चुनाव जिताने की ताकत नहीं रह जाती, आप अपने चेहरे पर चुनाव नहीं जिता सकने की स्थिति में होते हैं। वही स्थिति राजस्थान में है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में तो कोई नाम लेने वाला नहीं। इसलिए स्थिति है कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम लोग ज्योतिषी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज की है और यह दिख रही है कि वो सत्ता छीन सकती है बीजेपी से और अपनी सत्ता को बहाल रख सकती है उन राज्यों में जहां तो सत्ता में है। जी बिल्कुल, जिन राज्यों में सत्ता में है। और इस वक्त सत्ता में आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में थी कांग्रेस सत्ता में, लेकिन वहां छीन ली गई उससे सरकार और कमलनाथ की सरकार थी। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और तेलंगाना में पुरजोर कोशिश कांग्रेस कर रही है और उधर अभी लौट के आए हैं मिजोरम से राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस क्या अपनी रणनीति में बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है? जरा समझना चाहता हूं संजय जी, कांग्रेस की रणनीति क्या बीजेपी से आगे की नजर आ रही है? बिल्कुल, मैंने बीजेपी ने एक तो है कि सत्ता में रहने से ही इनकम्बेंसी फैक्टर हो जाता है। तो बीजेपी ने जो काम किया है वो तो पूरा ही नेगेटिव होने का। एक तो आपने जरूरत से ज्यादा वायदे कर दिए थे और अनएक्सपेक्टेड वायदे कर दिए थे, ऐसे कर दिए थे जो पूरे नहीं होने थे। बिल्कुल 15 लाख रुपए जैसे वायदे थे, तो उसमें और उसको करने की कोई कोशिश ही नहीं और सिर्फ ये कह के भूल गए कि वो तो भाई जुमला था। तो ऐसा होता नहीं है और मुझे लगता है कि इससे जो लोगों को दुख तकलीफ या ठगा गया महसूस होगा वो सब अब इकट्ठा हुआ है क्योंकि कुछ काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम ही नहीं हुआ से मेरा मतलब है कि कुछ पॉजिटिव काम नहीं हुआ है। सरकार कहने को कह सकती है कि हमने ये किया वो किया, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम नहीं हुआ है वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेगेटिव वोट ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव की जरूरत नहीं थी, पॉजिटिव की जरूरत नहीं थी, नेगेटिव इतना था
कि अगर 2019 में राहुल गांधी ने जो काम किया था या नहीं किया था, वो स्थिति भी अभी बहुत कांग्रेस के लिए मजबूत होती, और उसके मुकाबले तो राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है, बहुत आगे है। और वो सारा बीजेपी के नेगेटिव वोट के चलते दिख रहा है और ज्यादा दिख रहा है। और बाकी सारी चीजें जैसे ये अपना तेलंगाना का है, अब तेलंगाना में ये कहना कि हम राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बोलेंगे, ये बताता है कि राहुल गांधी का इफेक्ट कितना है, अदरवाइज बोलने की क्या जरूरत थी? अदरवाइज राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बोलने की क्या जरूरत थी? सबको पता है कि राहुल गांधी कितना आते हैं, कितना नहीं आते हैं, कितना एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, क्या कर रहे थे, सब लोग देख रहे हैं। तो ये बोलने का मतलब है कि आपको घबराहट है, आपको डर है, आपको परेशानी है। तो इस तरह से ये सभी जगह है, सब जगह। और राहुल गांधी का जो प्लानिंग है, जैसे ये था ना कि तेलंगाना में पहले क्यों चले गए, पहले क्यों चले गए कि उनको पता है कि वहां कितना टाइम देना है, कब देना है, और ये प्लान्ड है, ऐसे ही नहीं वो चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के चले जा रहे हैं, जो वहां बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, वो सब उनकी तैयारी दिखती है। तो इसलिए बहुत ही आगे स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा ये कि बीजेपी के पास जवाब ही नहीं है, किसी चीज का जवाब नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। मतलब अगर उनके पास कोई जवाब हो तो कई सवालों का पता ही नहीं कि किससे पूछना है, अगर उनके पास जवाब हो तो पता ही नहीं चलेगा कि जवाब था भी। तो ये स्थिति बीजेपी ने खुद बना ली है कि भाई नरेंद्र मोदी से सब कोई पूछ नहीं सकता, और बाकी किससे पूछे, कौन जवाब देगा या दे सकता है, ये किसी को पता ही नहीं है। मैंने पत्रकारों को भी नहीं पता है, हम लोगों को भी नहीं पता, तो उसका भी नुकसान है। और इससे पब्लिक ये समझ रही है बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, पब्लिक से तो डिस्कनेक्ट है ही है। अगर पत्रकारों से नहीं है, अगर पत्रकार नहीं बात कर सकते हैं, अगर सांसद सवाल नहीं पूछ सकता है, और जो पूछ रहा है उसके पीछे पैसे लेने का आरोप लगा दिया जा रहा है, इस तरह का काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि डिस्कनेक्ट है। वो चाहते ही नहीं कि कोई बातचीत हो, वह वोट देना है, दो नहीं देना है, मत दो टाइप का मामला लग रहा है एकदम। अभी तो ऐसा लग रहा है, इलेक्शन रैली में क्या बोलते हैं वो देखा जाए, और क्या करते हैं उससे कुछ अंदाजा लगेगा शायद, लेकिन अभी तो काफी आगे है। राजीव जी, काफी आगे, कांग्रेस काफी आगे, लेकिन एक राज्य इन पांचों राज्यों में है जहां कांग्रेस बहुत आगे है, लेकिन क्या उस राज्य का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है? सुनील शुक्ला जी नाम ले रहे थे छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, 90 में से 68 सीटें 2018 में कांग्रेस लेके आती है, आज की तारीख में 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं, और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ। बीजेपी के कुछ लोगों से बात हो रही थी मेरी छत्तीसगढ़ में, वो मुझसे पूछ रहे थे कितनी सीटें आ रही हैं, मैं अपना जो सर्वे था वो बताया, तो बोले हाँ ऐसे ही मुझे भी लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पहले से वहां हार मानी हुई नजर आ रही है। क्या इसका असर पड़ोसी राज्यों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको, दीपक जी? इसमें तो कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे मजबूत है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कम चांसेस अगर कहीं हैं, उनके अपने भी सर्वे शायद ऐसा कहते होंगे, मुझे तो नहीं है कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक तो उनकी जो संगठनात्मक जो ताकत है वो तो अपने आप में है ही, एक मजबूत कांग्रेस है, और उनके पास पिछले 5 साल का किया हुआ काम भी है। जैसा कि हमको पता है कि पुराने समय में जो सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, उस समय उनका जो जोर था वो शहर केंद्रित योजनाओं पे ज्यादा था और बड़े उद्योगों पर आधारित था। हम इन्होंने आके जो नीति बदली है, इसके कारण जो विकास जो है वो निश्चित रूप से गांवों तक भी पहुंचा है, और लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोग 1-2 बार इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ का जो राजनीतिक मॉडल है, वो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को कभी समय निकाल कर उसको और अच्छे से अध्ययन करके पूरे देश में भी लागू करना चाहिए। खासकर जो ग्राम आधारित जो योजनाएं हैं, अब वो करते हैं नहीं करते उनकी अपनी बात है। घोषणा पत्र जिसके बारे में मीनू जी करी थी कि उस पर अच्छा रिसर्च किया जा रहा है और एक अच्छा घोषणा पत्र आने जा रहा है, तो ठीक है 2024 के इलेक्शन के पहले देखेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ से निश्चित रूप से कांग्रेस को एक ऊर्जा भी मिलती है, एक ताकत मिलती होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतनी मजबूत सरकार आप सोच सकते हैं कि 71 के 71 सीटें लाना, और उसके बाद भी केवल इतना ही नहीं है, पिछले 4 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में सारे के सारे कांग्रेस ने जीते हैं। उसके अलावा एक और तथ्य है, देखिए कितनी मजबूत है इस सरकार कि यहाँ पर 16 जो है महानगर पालिकाएं हैं, छोटी बड़ी जो है, उन 16 के 16 में कांग्रेस का कब्जा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश कहाँ छोड़ रहे हैं?
नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हो ये रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता रहे वो उस फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो फार्मूला अब देश जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। कल हमने चर्चा की थी जो एक बीरनपुर नाम की जगह है जहां पे एक भुवनेश्वर साहू नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी दंगे में, उसके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में खड़ा किया है। अभी रेणुका सिंह जो एक राज्य मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण में कहा कि सोनिया गांधी को जो है धक्के मारकर इटली भेज दीजिए और मेरे कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली तो क्या उसका हाथ काट के दूसरे हाथ में देने में भी सक्षम हूँ। ये भाषा क्या बताती है? ये भाषा ये बताती है कि आपको वापस वही फार्मूले याद आ रहे हैं। दीपक जी वो उम्मीदवार भी हैं, जी उम्मीदवार है, रेणुका सिंह है, बड़ी मतलब जिम्मेदार मंत्री है वो केंद्र की, पूरे छत्तीसगढ़ की एकमात्र मंत्री है, प्रतिनिधित्व जो करती केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह है। तो इस तरीके की भाषा पे जब कोई पार्टी या व्यक्ति उतर जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से मेहनत कर रही है। अमित शाह परसों यहाँ थे, कल फिर आ रहे हैं यहाँ पे। जब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरुण साहब, अभी ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जब वो नामांकन भरने जाते हैं तो भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। अभी एक जगह पर इनको बुलाया जा रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा को बुलाया जा रहा है, वो आके यहाँ पे 2 उम्मीदवारों के वो नामांकन भी भरवाएंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक अंदाज है कि शायद 200 सवा 200 जो है केंद्रीय नेता और मंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ में उतारे जा रहे हैं। तो अपने आप में उनका जो डिस्परेशन है भारतीय जनता पार्टी का वो नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से इससे ऊर्जा मिलती होगी कांग्रेस को। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो असर है वो जा रहा है और जैसा कि सुनील शुक्ला जी ने बताया कि यहाँ का असर तेलंगाना भी हो रहा है, लगभग सभी जगह हो रहा होगा राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल हो, और एक्चुअली रोल मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस सामने रख सकती है, क्योंकि एक लंबा सफर और पिछले 5 साल में लगातार जीत और सिर्फ जीत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली है। उस हिसाब से भी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है छत्तीसगढ़, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए और कांग्रेस को इस पर फोकस भी करना चाहिए। यहाँ तमाम मुद्दे, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे गाय का मुद्दा हो, गोबर, गोमूत्र, सब कुछ अब छत्तीसगढ़ की सरकार वहां बेच रही है। तो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अगर देखा जाए तो रणनीति की हम बात कर रहे थे और फाइनल कि राहुल गांधी के हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस चर्चा की शुरुआत हमने की थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होते हुए ज़रा तेलंगाना पे ख़त्म करना चाहता हूं आपके ज़रिए और ये समझना चाहता हूं कि क्या मुद्दे जो हैं अब राहुल गांधी बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, क्या हेडलाइंस अब कांग्रेस के हाथ में है? निश्चित तौर पर राजीव जी आपकी बात 100% सत्य है कि अब मुद्दे राहुल गांधी ही तैयार कर रहे हैं और हेडलाइंस भी राहुल गांधी ही तैयार कर रहे हैं। और देखिए आप बड़ा समन्वय बना के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति जो है उसको भी छोड़ नहीं रहे हैं कि अगर विधानसभा के चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में जाकर के उन राज्यों में वहीं जाकर के बातें करें। मतलब राष्ट्रीय राजनीति भी वो साथ साथ लेकर के चल रहे हैं और जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं वहां वो उन मुद्दों की बात भी कर रहे हैं। और जो खूबसूरती की बात राजीव जी ये है कि वो जनता से संपर्क की बात हो, चाहे वो सर्वे की बात हो, किसी भी तरीके से उन्होंने स्थानीय मुद्दे तैयार किए हों, लेकिन राहुल गांधी जो जाकर के जिन राज्यों में स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं तो वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो सीधे सीधे जनता को अपील कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जाते हैं तो वो जाकर के जो है वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विभाजन की नीतियों पर जाकर के बात करती है भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी को अभी भी भरोसा ये है कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिस पर चल करके सरकारों का असली काम यही होता है कि वो जनता की समस्याओं को हल करें और एक कल्याणकारी राज्य बने। तो चूंकि प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि पिछली सरकारों ने जो मुफ्तखोरी की आदत लगा दी थी, उत्तराखंड में जाकर के बोले थे ना प्रधानमंत्री यही बातें कही थी कि मुफ्तखोरी की आदत लगा दी। तो प्रधानमंत्री जिसको मुफ्तखोरी कह रहे हैं, दरअसल वो मुफ्तखोरी जो है वही राज्य की भूमिका है। स्टेट किस लिए है? स्टेट इसीलिए है कि वो आम जनता की समस्याओं हल करे और सारे नागरिकों का जीवन जो है वो खुशहाल हो। राहुल गांधी जो नीतियां बना रहे हैं, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो जनता का जीवन खुशहाल बनाने की नीतियां हैं और प्रधानमंत्री जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो जनता को बदहाल बनाने की हैं और उनके खास मित्रों को
खुश करने वाली नीतियां हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो और चाहे तेलंगाना हो, दोनों जगह ये मुद्दे हावी रहेंगे। और राहुल गांधी जिस तरीके से तेलंगाना में जाकर के वहाँ केसीआर की सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लगातार वहाँ प्रहार कर रहे हैं, और आज भी एक जो है बीआरएस के पूर्व विधायक और एक जिला पंचायत के अध्यक्ष जो है वो वहाँ बीआरएस छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए राहुल गांधी के वहाँ पहुंचने से पहले ही। तो ये साफ बता रहा है कि तेलंगाना में भी राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हैं और तेलंगाना में अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जो आपने सवाल किया था, ये मतलब लोग ये कह रहे थे वो पहले चले गए वहाँ, अभी जाना चाहिए था छत्तीसगढ़ या, तो राहुल गांधी समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ तो कांग्रेस मजबूती के साथ है ही, एक चौथा राज्य जो हमको छीनना है वहाँ थोड़ा ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता है ताकि चौथा राज्य भी जो हो छीना जा सके। इसलिए राहुल गांधी वहाँ पहले पहुंचे हैं कि चौथा राज्य छीनना है और कांग्रेस की झोली में लाना है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं 5 राज्य जीतने जा रहे हैं, वो 5 राज्य पूरे हो, इसके लिए राहुल गांधी जो है वो तेलंगाना पे भी ज्यादा जोर दे रहे हैं, समय से पहले जोर दे रहे हैं, बाद में भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का वक्त है दोस्तों, और अगले महीने 7 तारीख से चुनाव की शुरुआत होगी, वोटिंग की शुरुआत होगी 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है सामने, और कई सारे रूप रंग सब दिखाई देंगे, और हम वो तमाम रंग जो हैं, चुनावी रंग, आप तक पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। इंतजार बस ये हो रहा है कि पूरी लिस्ट आ जाए। छत्तीसगढ़ की लिस्ट लगभग आ चुकी है, 83 कांग्रेस और 85 बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। 90 सीटें हैं, 5 बीजेपी के अभी बाकी हैं उम्मीदवार और 7 कांग्रेस के बाकी हैं। मीनू जैन जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? बार बार सवाल पूछा जा रहा है आप सोशल मीडिया में भी कि भाई मिजोरम और वहां क्यों जा रहे हैं तेलंगाना राहुल गांधी, जहां होना चाहिए वहां जाएं। मिजोरम और तेलंगाना इसलिए जा रहे हैं कि वो वहां भट्टी जला के कढ़ाई में दूध चढ़ा के आ गए हैं कढ़ाने के लिए। जब तक वहां का नंबर आएगा मिजोरम और तेलंगाना का, तब तक दूध की रबड़ी बनी हुई मिलेगी उनको, इसलिए जा रहे हैं वो। बहुत शानदार विश्लेषण मीनू जी। कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रशांत जी? कह सकता हूं कि जो बाइडेन को इस वक्त इजराइल नहीं जाना चाहिए था। देखिए आज ही वापस आ गए। जो बाइडेन के साथ में एक्चुअली ये जो नेतन्याहू हैं उन्होंने खेल कर दिया है, जो बाइडेन के साथ में खेल कर दिया है, सच्चाई ये है। और जो बाइडेन भागे भागे आए और आज ही वापस जा रहे हैं, उनको मिलना था अरब कंट्रीज के लोगों से, उनको तमाम मीटिंग्स करनी थी, वो मिस्र के राष्ट्रपति से मिलना था, और उन्होंने क्या कर दिया आप देख लीजिए। और एक बमबारी कल रात को हुई, उसमें लगभग 500 लोगों की जान चली गई। परिस्थिति कहाँ बदल गई उस पर चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि उनको वहां नहीं जो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि जरा जो बाइडेन को सलाह भी दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुनील जी, यही जो मैं प्रशांत जी के साथ हूं कि जो लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं वो लोग नेतन्याहू और बाइडेन को भी सलाह दें, क्योंकि अपने देश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एक बहुत भले हंसी ठिठोली हो, हंसी मजाक हो, लेकिन बहुत सीरियस मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ हो रहा है। और इसमें दुनिया जो है वो 2 ध्रुवों में बटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि दुनिया का एक बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका, एक बड़ा नहीं बहुत बड़ा तबका, वो इस युद्ध के खिलाफ है, वो इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके खिलाफ है, फिलिस्तीन के पक्ष में है, और इन लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। तमाम जितने विजुअल्स आ रहे हैं उसको आप देखेंगे। तो इजराइल फिलिस्तीन पर चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, और आपको कुछ करना नहीं है, हमारी राय का एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का देख लिया कीजिए। दिन भर क्या कुछ हुआ, कल रात से लेकर आज दिन तक क्या कुछ हुआ, सब कुछ वहां हम
पेश करते हैं, आपके सामने रखते हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। और चूंकि युद्ध का मामला है, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ आप तक विजुअली नहीं ला सकते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा बचते हैं। आप जानते हैं कि कुछ कुछ हमारे सामने भी जो पत्रकारिता के जो उसूल हैं उसका पालन करना भी ज़रूरी है। उन उसूलों का पालन कर रहे हैं। हम उन बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं जो हताहत हो रहे हैं, हम उन माताओं को नहीं दिखा सकते हैं, उन बहनों को नहीं दिखा सकते हैं, उन भाइयों को नहीं दिखा सकते हैं जिनके ऊपर बमबारी हो रही है। इसलिए भी, लेकिन उन बातों को हम आप तक जरूर पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं। तो हमारी राय जरूर देखिए। रोज एक वीडियो आपके सामने हम इजराइल फिलिस्तीन में जो कुछ चल रहा है उस पर, लेकिन कितना झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश आज हमने किया है। जरूर देखिएगा इजराइल कैसे झूठ कह रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन इजराइल ने खेल कर दिया है जो बाइडेन साहब के साथ। और इधर मोदी जी आज फिर एक ट्वीट कर दिए हैं, मणिपुर पे नहीं, आप गलतफहमी मत रहिए, इजराइल पे किया उन्होंने ट्वीट। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जी आपका, सुनील शुक्ला जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, संजय कुमार सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर